देखो गाइस, पर्सन के डेफिनेशन समझ में आ गए? अरे आया कि नहीं आया? अब शुरू करते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सारे डेफिनेशन छोटे छोटे हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज असेसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अब सर ये असेसी क्या होता है? हाँ, लिसन 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 आराम से। असेसी का मतलब क्या मालूम है? इनकम टैक्स कहता है असेसी पर्सन ही होता है, बट असेसी इज दैट पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स। मतलब असेसी पर्सन ही है, लेकिन हम उस पर्सन को असेसी कहेंगे जिसके ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन है। नाउ सर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल लेते हैं आपका और मेरा। लिसन, अंडरस्टैंड? नाउ फॉर एग्जांपल, आप भी पर्सन हो कि नहीं? ऑफ कोर्स यू आर द पर्सन। अरे इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हो, मैं भी पर्सन हूं। कौन सी कैटेगरी में आता हूं? इंडिविजुअल। तो वी बोथ आर इंडिविजुअल्स, पर्सन हम दोनों हैं। नाउ सुनो, क्या आप अर्न करते हैं? नहीं। अभी आप कौन है? स्टूडेंट्स, बराबर। यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। तो आपकी साल की इनकम या तो जीरो है, जीरो तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आपके नाम पे सेविंग अकाउंट है, आपके नाम पे एफडी है, तो उस पर इंटरेस्ट इनकम तो आ ही रही है, बराबर। जीरो नहीं कह रहा, लेकिन आपकी इनकम 3 लाख से कम है। अरे आपकी साल की इनकम 3 लाख से, तो मुझे बताओ, आर यू पीपल लायबल टू पे द टैक्स? नो। तो आप पर्सन है, बट आप असेसी नहीं है, बराबर। अब सुनो, नाउ मैं अर्न करता हूं, क्या मेरी इनकम 3 लाख से ऊपर है? बे इतना गरीब मत समझो बे, 3 लाख कमाता हूं मैं साल के। अरे हेलो, हाँ कि ना? तो एम आई लायबल टू पे द टैक्स? एम आई लायबल टू पे द टैक्स? तो सुनो, मैं पर्सन भी हूं और मैं असेसी भी हूं। तो असेसी पर्सन ही होता है, लेकिन उसी पर्सन को असेसी कहा जाता है हु इज लायबल टू। हो गया, डेफिनेशन खत्म, वन लाइनर। सुनो क्या लिखा है? एन असेसी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under the act। अब सुनो, any tax, tax मतलब इनकम टैक्स। अरे अच्छा सर, एनी अदर सम क्या होता है? एनी अदर सम का मतलब है इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। अगर आप जाने अनजाने में इनकम टैक्स एक्ट के कोई भी रूल्स तोड़ेंगे तो गवर्नमेंट आपको क्या लगाएगी? पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो या तो आप टैक्स भरने के लिए लायबल हैं, या कोई तरीके का इंटरेस्ट, या कोई तरीके की पेनल्टी। अगर आप ये भरने के लिए लायबल हैं तो आपको क्या मान लिया जाएगा? असेसी। तो असेसी वो पर्सन होते हैं जिनके ऊपर टैक्स भरने की जिम्मेदारी होती है। तो वो पर्सन जिनके ऊपर टैक्स भरने की जिम्मेदारी नहीं है, वो खाली पर्सन है, बट असेसी नहीं है। अरे ऑल ऑफ यू, तो मैं एक चीज बोलूं, इस लाइन से ये डिराइव हो रहा है कि असेसी होने के लिए पर्सन होना जरूरी है। All assessee are person, but all person are not assessee। बोलो ट्रू और फॉल्स? अरे पक्का? तो गाइस सुनो, ये स्टेटमेंट जो मैंने आपसे कहा, ये मैं यहां लिख रहा हूं। नाउ all assessee are person, all assessee are person, but all person are not assessee। नहीं समझा ना? नोट समझा? अरे नोट समझा? वहां पे देखो एक ब्लैंक स्पेस है, लिख लो। हर वो चीज जो मैं बॉक्सेस पे लिख रहा हूं वो आप लिख लेना, बराबर ना? ये समझा? तो सारे असेसी पर्सन होते हैं, बट सारे पर्सन असेसी नहीं होते। आप पर्सन है बट आप असेसी नहीं है। मैं पर्सन हूं बट मैं असेसी भी हूं। कोई डाउट? अरे पक्का, असेसी का मतलब समझ गए? ओके, अब आगे सुनना। इनकम टैक्स कहता है असेसी ना आर ऑफ 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसी आर देयर? हाँ, बराबर। लिसन सर, यार असेसी होता है, जिसको टैक्स भरना है वो असेसी। अब इसमें टाइप क्या काम आएंगे? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ना। एक होता है नॉर्मल असेसी, और आई कैन से डीम टू बी असेसी। एक होता है नॉर्मल असेसी और डीम टू बी असेसी। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी, रिप्रेजेंटेटिव, और एक होता है डिफॉल्टर असेसी, डिफॉल्टर असेसी। अब सुनो, वन लाइनर। नॉर्मल असेसी मतलब क्या? नॉर्मल मतलब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम पे आप खुद लायबल होना टैक्स भरने के लिए, बराबर। तो
तो यू आर ए नॉर्मल एसएससी। अगर कोई बंदा अपनी खुद की इनकम पे खुद ही लायबल है टैक्स भरने के लिए, जो कि नेचुरल है, अरे बर्डन कैन नॉट बी, तो मेरी इनकम पे मैं खुद ही टैक्स भरने के लिए लायबल हूं ना, तो आई माई सेल्फ इज एसएससी, तो इट्स अ नॉर्मल। अरे भाई तो इट्स अ नॉर्मल, एम आई करेक्ट? समझा? अरे पक्का सुनो, तो नॉर्मल एसएससी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपकी इनकम पे आप खुद टैक्स भरने के लिए लायबल हैं, तो आप कौन होंगे? आप कौन होंगे? नॉर्मल एसएससी। तो दुनिया में हर कोई नॉर्मल एसएससी तो है, बराबर। जिसकी इनकम भी 3 लाख से ऊपर है वो सब टैक्स भरने के लायबल है, और खुद का टैक्स भरने के लिए खुद ही लायबल है, सारे ही नॉर्मल एसएससी हैं। इससे तो वर्ड नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एवरीवन। होप यू अंडरस्टूड? नाउ अब मजा तब आएगा जब आपको यह पता चले रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या है, तो आपको नॉर्मल और बेटर समझेगा। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब है इनकम कमाया किसी और ने है, लेकिन टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसी और की होगी। मतलब नाउ गाइस, बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है, सुनना आराम से। सुनो। मान लो कि एक बच्चा है जिसे मूवी में एक्टिंग करके 10 लाख रुपीस कमाए। बताओ, इज दैट बच्चा लायबल टू पे द टैक्स? यस, क्योंकि बच्चा पर्सन तो है ही, और 3 लाख के ऊपर की इनकम है तो टैक्स तो भरना होगा। तो बच्चा बराबर है, एक 2 साल का बच्चा है जिसने मूवी में एक्टिंग करी और इस साल 10 लाख रुपीस कमाए, तो ही इज लायबल टू पे द टैक्स। क्या बच्चे को पता है टैक्स क्या होता है? तो फिर उसका टैक्स कौन भरने जाए? उस बच्चे को तो यह भी नहीं पता कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हुआ। पेरेंट्स। अरे बराबर है। तो सुनो, तो पेरेंट्स है ना, बच्चे की इनकम पे टैक्स भरेंगे, तो पेरेंट्स विल बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो पेरेंट्स उस बच्चे को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। ल्यूनेटिक, मैंने आपसे कहा था ल्यूनेटिक इज ऑल्सो लायबल टू पे द टैक्स। तो मान लो कि एक ल्यूनेटिक है, बराबर है, लेकिन उसकी साल की इनकम 15-20 लाख है। इज दैट ल्यूनेटिक लायबल टू पे द टैक्स? लेकिन वो पागल है, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है, बराबर। तो क्या टैक्स छोड़ दें? नहीं। तो कौन भरे उसका टैक्स? लीगल, मतलब पेरेंट्स। अरे यार, मतलब गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों का बर्डन दूसरों पर डाल के रखा है, टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस केस से पेरेंट्स क्या बन गए? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। नहीं समझा? तो सुनो, ऐसे 4 केसेस हैं जिसमें इनकम किसी और के नाम पे हो रही है, लेकिन टैक्स कोई और भरेगा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। सर 4 केसेस हैं। हाँ, आ जाओ देखो। नाउ सी द नोट्स। माइनर, ल्यूनेटिक और इडियट के केस में हु इज द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी? पेरेंट्स। अरे माइनर, ल्यूनेटिक के केस में पेरेंट्स हमेशा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होंगे, बराबर। अगर सर पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन। अरे कोई तो होगा जो उन्हें संभाल रहा है, तो गार्जियंस। ऑल ऑफ यू समझा? पक्का? ठीक है। ट्रस्ट, सेकंड केस है ट्रस्ट। अब चैरिटेबल ट्रस्ट भी तो एक पर्सन है ना, ट्रस्ट को इनकम हुई तो ट्रस्ट हिमसेल्फ इज आल्सो लायबल टू पे द टैक्स, बराबर है। बट इनकम टैक्स ने कहा ट्रस्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा ट्रस्टी। ट्रस्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी विल बी ट्रस्टी। अगर ट्रस्ट का टाइम पे टैक्सेस बराबर नहीं भरेगा है ना, तो ट्रस्टी विल बी द रिस्पॉन्सिबल, बराबर। तो ट्रस्टी को जेल भी हो सकती है, पनिशमेंट ट्रस्टी को होगी, ट्रस्ट को नहीं, क्योंकि ट्रस्टी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, बराबर। अच्छा, डिजीज पर्सन देखो नाउ, गवर्नमेंट ने मरे हुए को भी नहीं छोड़ा है। मतलब सुनो, फॉर एग्जाम्पल नाउ एक बंदा है जिसने ये साल 35 लाख 40 लाख रुपीस कमाए, और कमाते कमाते बेचारा मर गया। अरे हार्ट अटैक आ गया, हाँ कि ना, खुशी के मारे इतना खुश हुआ उस दिन, खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया और निकल लिया। बना खुशी से भी हार्ट अटैक आता है, हाँ, स्ट्रेस से नहीं, खुशी से भी। हाथ से ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है, बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ, वो बंदा मर गया लेकिन इस साल उसे 30 लाख रुपीस कमाए, बताओ टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अरे बोलो। हाँ, मेरी निर्मू बड़ी निर्मोही है, बराबर है। वो बोलती मैं लाश से भी टैक्स वसूलूंगी, हेलो ना। अब सोचो यार, मरे हुए को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट कहता है अगर कोई मर गया है ना कमाते कमाते, लेकिन टैक्स तो लगेगा, बराबर। लोग बोलते हैं वो मर चुका है, अभी से टैक्स कैसे लोगे? बोलते सुनो,
हमारा रॉयल कस्टमर था, हमको भी दुख है, चला गया, पर आखिरी बार, अगली साल वो है नहीं तो नो इनकम, नो टैक्स, इस बार तो टैक्स वसूलेंगे। तो लॉजिकली कौन भरेगा टैक्स? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अरे नहीं समझा, उसके एलआर, उसके मरने के प्रॉपर्टियां किसको मिल रही है? इसको, बराबर। अरे हाँ की ना? तो बोलता बड़ी खुशी हो रही ना देखो, चुपचाप खुशियां बांटो, चुपचाप टैक्स भरो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर टैक्स भरेगा। अरे समझा? नाउ फोर्थ एंड द लास्ट कैटेगरी, नॉन रेसिडेंट एसएससी। ये गजब है, सुनो 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 सुनो। एनआरआई गाइस, ऐसे बहुत लोग हैं फॉरेनर्स जो रहते यूएस में है, यूरोप में है, दुबई में है, लेकिन वो इंडिया कभी नहीं आते, लेकिन वहां बैठे बैठे भी वो लोग इंडिया से कमा रहे हैं। अरे ऑनलाइन का जमाना, आजकल बहुत कुछ हो रहा है। अरे नहीं समझा? क्या आप ट्रैवल करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी? नो। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टेइंग इन द फॉरेन कंट्रीज बट दे आर अर्निंग फ्रॉम इंडिया। बताओ, आर दे लायबल टू पे द टैक्स? क्या उनको टैक्स भरना पड़ेगा? हाँ, टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ेगा? लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, वो बंदा यूएस बैठा है, इंडिया से कमा रहा है, नो डाउट ही इज लायबल टू पे द टैक्स। क्या वो टैक्स भरने इंडिया आने वाला है? इधर इंडिया में रह के लोग इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहे। अरे बराबर। तो इनकम टैक्स बोलता है यार उन लोगों को मैं पकड़ू कैसे, नॉन रेसिडेंट्स को, जो बिना इंडिया में आए, बराबर है, कमा रहे इंडिया से, टैक्स तो लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहता है यार कोई तो होगा इंडिया में जो उनके बिहाफ पे रोल प्ले कर रहा होगा। यार पैसे हवा से तो उड़ के नहीं जाते, कोई तो होगा, उसका कोई एम्प्लॉय होगा, उसका कोई मैनेजर होगा, कोई एजेंट होगा, कोई तो होगा जो इंडिया में उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बिहाफ पे कुछ काम कर रहा है, भले उसका एम्प्लॉय क्यों ना हो। अरे हाँ कि ना? इनकम टैक्स कहता है उस रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ूंगा। तो उन्होंने के लिए क्या लिखा? एनआरआई के लिए उसका एजेंट रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा। अच्छा, एजेंट का मतलब कमीशन एजेंट नहीं है, एनी पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट एसएससी इज कॉल्ड एजेंट। अरे ऑल ऑफ यू पक्का? तो गाइस आपको पता है अगर वो एनआरआई इंडिया से कमा रहा है ना, तो टैक्स तो उसको लगना है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है उसका कॉलर नहीं पकड़ूंगा, वो तो फॉरेन बैठा है, कहां से पकड़ूं? कोई तो होगा जो उसके बिहाफ पे उसमें एक्ट कर रहा है, उसी की गर्दन पकड़ेंगे, जेल उसी को लेके जाएंगे, पनिशमेंट भी उसी को होगी। होप यू अंडरस्टूड? तो ये 4 केसेस में कमा कोई और रहा है, लेकिन टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसी और पे। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। मेरी इनकम पे आई माई सेल्फ इज लायबल टू पे द टैक्स, तो ऐसे एसएससी को क्या कहोगे? नॉर्मल एसएससी। अरे लेकिन मेरी इनकम पे कोई और लायबल टू पे द टैक्स, तो उस आदमी को क्या कहोगे? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। नहीं समझा ना? ये पक्का समझा? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी समझा? लेकिन अब यहां पे आपको एक डाउट आना चाहिए, नहीं आया होगा, मैं खुद ही रेस कर देता हूं। बराबर सर, माइनर के केस में उसके पेरेंट्स टैक्स भर रहे हैं, ल्यूनिटी के केस में पेरेंट्स, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी, डिसीज पर्सन के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सब समझ गया। लेकिन सर बर्डन तो शिफ्ट हो गया, और आपने कहा था इनकम टैक्स में कभी बर्डन शिफ्ट होता ही नहीं है। अब बच्चे कमा बच्चा रहा है, लेकिन टैक्स तो पेरेंट्स भर रहे हैं, तो सर बच्चे की इनकम टैक्स का बर्डन तो पेरेंट्स पे आ ही गया ना, तो बर्डन हैज बीन शिफ्टेड। हाँ कि ना? नहीं, बर्डन शिफ्ट हुआ ही नहीं। इससे तो कह रहा हूं जब ये कंसेप्ट पढ़ा जाता है ना, तो थोड़ा सा ट्रैक मिस हो जाता है, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नाउ लिसन गाइस, याद रखना इनकम टैक्स का बर्डन कुछ भी हो जाए कभी शिफ्ट नहीं होता। दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इनकम टैक्स। बट सर हो तो गया। हाँ, अब मेरी बात सुनना, तुम जो समझ रहे हो पहली बार में ठीक है, लेकिन हम गलत पॉइंट को पकड़ रहे हैं। इनकम टैक्स से लिखा है कि अगर बच्चे ने इनकम कमाई है तो टैक्स बच्चे के पॉकेट से ही जाएगा, लेकिन बस जो कंप्लायंसेस हैं वो रिप्रेजेंटेटिव करेगा। मतलब पेरेंट्स के पॉकेट से टैक्स नहीं जा रहा, टैक्स तो बच्चा ही भर रहा है, लेकिन जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कौन करेगा? इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये महीने का भरना है, 5000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अब मुझे टाइम मिला ही नहीं, बराबर है, तो मैंने आपसे कह दिया कि यार एक काम करो यार, मेरा बिल जाके काउंटर पे भर दोगे क्या? ये लो पैसे, मैं आपको पैसे भी दे रहा हूं, आप खाली भरने का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे।
तो वहां पे जो काउंटर पे आप बिल भरने गए हो ना, यू रिप्रेजेंटिंग मी। क्या बर्डन तुम्हारे पॉकेट से पैसा गया? पैसे तो मैंने दिए ना, तो बर्डन तो नहीं गया ना, बट आपने मुझे वहां पे रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? बराबर। तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग एसेसी। मतलब आपके ऊपर खाली लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना है, तुम्हारे पॉकेट से टैक्स नहीं मांगा है मैंने। सिमिलरली ये जो डिजीज पर्सन है, बराबर, जो कमाते कमाते चला गया, टैक्स यही भरेगा, पैसे इसी के अकाउंट से भरे जाएंगे, लेकिन भरने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट बोलता मैं किसकी गर्दन पकड़ूं। तो अगर मालूम बच्चे की इनकम पे ना बराबर टाइम पे टैक्स नहीं भरा गया ना, तो बच्चे को जेल नहीं होगी, बच्चे को पेनल्टी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? पेरेंट्स की कॉलर पकड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड? नहीं समझा? श्योर ऑल ऑफ यू? तो मुझे बताओ, यहां पे बर्डन शिफ्ट हुआ है क्या? नहीं, बच्चे के अकाउंट से टैक्स भरा जाएगा, पेरेंट्स के पॉकेट से टैक्स नहीं जाएगा, बस भरने का काम पेरेंट्स को करना है। नहीं तो आंसरेबल पेरेंट्स हो गए कि टैक्स टाइम पे क्यों नहीं भरा गया, बच्चा नहीं। होप यू अंडरस्टूड? तो कितने टाइप के एसएससी हुए? डीम्ड एसएससी मतलब नॉर्मल एसएससी, मेरी इनकम में मैं खुद ही लायबल हूं टैक्स भरने के लिए। नाउ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ऑल ऑफ यू। अब लास्ट एसएससी है एसएससी इन, अब सुनो, इसे कहते हैं डिफॉल्टर एसएससी। अब मालूम है कोई भी बंदा डिफॉल्टर कब होता है? जब वो जाने अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली इनकम टैक्स के बनाए हुए रूल्स तोड़े। एग्जांपल ले लो यार, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पहले हम अपने भी लेते हैं। नाउ कॉलेज के अपने रूल्स हैं, बराबर, जैसे 75% अटेंडेंस है, हम पूरी कभी नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। अरे हाँ कि ना? तो मालूम है किसी किसी कॉलेज में मंथ एंड में ब्लैकलिस्ट लगती है, कुछ लोग ब्लैकलिस्ट कहते हैं, कुछ लोग। तो आप लोगों ने कॉलेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो लिस्ट पे तुम्हारा नाम आ गया, तो आप क्या माने जाओगे? डिफॉल्टर, क्योंकि आपने कॉलेज के रूल्स तोड़े। तो वैसे ही इनकम टैक्स ने कहा है, अगर कोई जाने अनजाने में इनकम टैक्स के रूल्स तोड़ता है तो हम उसे डिफॉल्टर एसएससी मानेंगे। क्या मानेंगे? और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी जो लगने सारे लगेंगे। नहीं समझा? अरे पक्का? तो डिफॉल्टर एसएससी का मतलब एनी पर्सन हु हैव ब्रोकन द रूल्स इंटेंशनली, तो उसे डिफॉल्टर बोल दिया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड? ना अब वो रूल्स कौन से ब्रीच होते हैं, कैसे ब्रीच होते हैं, वो आपको आज नहीं समझेंगे। आज तो हम अभी तक इनकम टैक्स में घुसे भी नहीं है, पहली लेयर पे चल रहे हैं, बराबर। तो बट कितने टाइप के एसएससी होते हैं, जल्दी बोलो गाइस। 3 टाइप्स ऑफ एसएससी आर देयर, बराबर है? नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डिफॉल्टर एसएससी। कोई डाउट? अरे पक्का समझो? एसएससी सेक्शन 27 समझा? तो देखो 2 डेफिनेशंस हो गए, पर्सन, एसएससी। एसएससी वो बंदा, वही एसएससी पर्सन ही होता है हु इज लायबल टू पे द टैक्स, बराबर। अब आ जाओ थर्ड डेफिनेशन पे। नाउ द थर्ड डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सुनना सुनना सुनना, सब छोटे छोटे कंसेप्ट धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ते हुए। नाउ लिसन, अब सबसे पहले तो इनकम टैक्स में, बराबर, हम ईयरली चलते हैं। ईयर आर ऑफ 2 टाइप्स, एक फाइनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर होता है, बराबर है। नाउ कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर पे कंप्लीट होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे कंप्लीट होता है। एम आई करेक्ट? नाउ इंडिया में, ठीक है, कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं किया जाता, वी ऑलवेज फॉलो टैक्स में आप हमेशा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करोगे। तो आज के बाद आपकी और मेरी ट्रेंडिंग, जब भी मैं बोलूं ईयर, लॉजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर्स पे ही चलता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को वो ईयर कंप्लीट होगा। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? अच्छा, ईयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फाइनेंशियल ईयर आर ऑफ 2 टाइप्स, बराबर है? नहीं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्यार से हम बुलाएंगे पीवाई एवाई। तो अपना जो इनकम टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, वो 2 इयर्स के कंसेप्ट पे चलता है।
पीवाई ए वाई। एक्चुअली पीवाई का मतलब क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। बोलते सर तेरी इंग्लिश खराब है क्या पागल? प्रीवियस का मतलब पिछला होता है, पिछला साल ना। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। बताऊंगा कैसे, बराबर। नाउ प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। सर लेकिन 2 साल क्यों चाहिए टैक्स के लिए? हाँ, इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम 2 साल पे चलता है। नाउ सर क्यों? बोल सिंपल है। मुझे एक चीज बताओ, पहले आप टैक्स भरना पसंद करेंगे कि पहले आप इनकम कमाना पसंद करेंगे? बोलो, आर यू श्योर? फर्स्ट यू विल गोइंग टू अर्न द इनकम एंड देन यू विल गोइंग टू पे द टैक्स। एम आई करेक्ट? तो इसलिए तो 2 साल हो गए। इनकम टैक्स कहता है 1 साल मस्त जी भर के कमा लो, टैक्स की टेंशन मत लो, वो तो मैं बाद में वसूल लूंगा। पहले खूब मेहनत करके कमाओ, क्योंकि तुम खूब मेहनत करके कमाओगे तो मैं तुमको 30% तक टैक्स लगाऊंगा। अरे हाँ कि ना, 5-6 लाख पे अटक गए तो 5-10% में सेटलमेंट हो जाएगा। हाँ कि ना? तो इनकम टैक्स कहता है आराम से गाइस, टैक्स की जरा टेंशन मत लो, मेहनत करके पूरा का पूरा मेहनत करके पैसा कमाओ। तो सुनो, 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 आप 1 साल आराम से कमा लो। एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, बराबर। अब पूरा 1 साल कमा लिया, अब बारी आई टैक्स भरने की। जब तक तो 1 साल खत्म हो गया, तो फिर अगला साल चालू हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आराम से टैक्स भरो। 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26, तो 1 साल कमाएंगे और अगले साल टैक्स भरेंगे। तो इनकम अर्निंग ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं, ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस साल में तुम टैक्स भरोगे उस साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो 1 साल कमाए, 1 साल टैक्स भरे, नेचुरली 2 इयर्स है। अरे नहीं समझा? लेकिन सर आपने ऐसा क्यों कहा कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर होता है? गाइस, आप लोग पिछले साल में कमाते हो कि आप लोग करंट में कमाते हो? जो भी करंट में कमाते हैं, पागल हो क्या? 1 मिनट, अभी क्या चल रहा है? मार्च। लेक्चर मैं आपको अभी दे रहा हूं ना, तो मैं कमा रहा हूं ना। पिछले साल में कैसे कमा रहा हूं? कमाते तो लोग करंट में ही है ना। अरे हाँ, कितना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं ये तो, बराबर। गाइस, वी ऑलवेज लिव इन अ करंट, वी ऑलवेज अर्न इन अ करंट ईयर। पिछले साल में जाके कौन कमाता है? टाइम मशीन है क्या तुम्हारे पास? नाउ लिसन 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 लिसन। नाउ तो करंट जनरल पब्लिक के लिए करंट ईयर ही प्रीवियस ईयर है। अरे ऑल ऑफ यू, नाउ तो वी विल गो टू अर्न इन 24 25। तो सुनो, हमारे लिए प्रीवियस ईयर इज 24 25, तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25 26, बराबर। नाउ ओके, अब सवाल, सर फिर इसे प्रीवियस क्यों कहते हैं? हमारे दिमाग में आज भी हिच है ना। प्रीवियस मतलब पिछला होता है। सुनो, ये डेफिनेशन ना इनकम टैक्स ने आपके पॉइंट से नहीं बनाया, इनकम टैक्स वालों ने अपने पॉइंट से बनाया। सुनो, हम कमाएंगे तो करंट में। मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 25 तक 50 लाख रुपए कमाए, कमा लिया। टैक्स कब भरने जाऊंगा इसका? 25-26 ना। जिस साल में टैक्स भरने जाऊंगा उस साल के लिए तो ये साल खत्म हो गया ना, बराबर। तो गवर्नमेंट कहता है तुम कमाया करंट में, लेकिन जब तुम टैक्स भरने आते हो ना, वो मेरे लिए पिछला हो जाता है। तो फॉर मी इट्स अ प्रीवियस। तो इनकम टैक्सिंग के टर्म्स अपने पॉइंट से बनाए, तुम्हारे पॉइंट से नहीं। तो हमारा करंट गवर्नमेंट का प्रीवियस है, क्योंकि मैं जा रहा हूं 25-26 में टैक्स भरने, और वो भी कौन से ईयर का? 24-25 का। तो गवर्नमेंट को जिस साल में मैं टैक्स भरने गया, उसको तो मैं, उसके लिए तो पिछला साल हो गया ना। Hope you understood how the name has been derived, all of you understood how the term has been derived, all of you understood। अच्छा सर, तो फिर ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है चेक, पेपर असेस करना। असेसमेंट मतलब चेकिंग। तो गाइस, असेसमेंट ईयर में ना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगी? चेक होगी कि तुमने बराबर से टैक्स भरा है कि नहीं। अरे कम भर रहे हो, ज्यादा भर रहे हो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आई एम गोइंग टू असेस योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जिस साल में मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग होने वाली है, उस ईयर को क्या कहूं? असेसमेंट ईयर। अरे समझा? अरे ऑल ऑफ यू श्योर? तो देखो इसके डेफिनेशन क्या कहते हैं, 2 डेफिनेशन एक साथ।
प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 3 एंड असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 9. लिसन 4 पॉइंट्स कंपैरिजन में. प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच पर्सन अर्न्स इनकम. प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें पर्सन इनकम कमाता है, जिसमें पर्सन अर्न्स इनकम. Previous year is a year in which person earns income. Are you all of you? अच्छा, assessment year is a year in which person pay tax. ये tax payment year है. Pay tax on PY's income. Assessment हमारे में previous year की income पे tax भरते हैं ना. तो AY is a year in which person pay tax on previous year's income. पहला पॉइंट समझा? आपको डेफिनेशन समझा? ठीक है. अब देखो, पी वाई कम्स इमीडिएटली बिफोर ए वाई कम्स इमीडिएटली. ऑब्वियसली हमेशा ए वाई बाद में आएगा, पी वाई पहले, क्योंकि हम कमाएंगे पहले, बाद में टैक्स भरेंगे. नहीं समझा? तो अगर मैं कहूं माई प्रीवियस ईयर इज 20 to 23, तो आप क्या कहेंगे? ए वाई क्या होगा? 23 24. अगर मैं कहूं माई प्रीवियस ईयर इज 29 30, तो ए वाई क्या होगा? 30 31. हमेशा ए वाई बाद में आएगा पी वाई के. अरे ऑल ऑफ यू, अब सुनो, मैं थर्ड पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सुनना, इनकम टैक्स कहता है प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 months, कैन बी लेस देन 12 months और इक्वल टू 12 months. प्रीवियस ईयर कैन बी less than 12 months और equal to 12 months. AY में भी लिख रहा हूं, but AY is always of 12 months. AY is always of 12 months. PY can be less than 12 months or equal to 12 months, but AY is always of 12 months. एक मिनट सर, एक मिनट, हमको डाउट है. प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ समझता है, क्योंकि ईयर हमेशा 12 महीने का ही होता है. ए वाई इज 12 मंथ्स, ये भी ठीक है, नेचुरल है. लेकिन सर लेस देन 12 मंथ्स क्या होगा? ये नहीं समझा हमको. मैं बताऊं, सिर्फ मैं ही बताऊंगा ना. लिसन, ऐसा एक बार में समझ जाते मुझे भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना. लिसन, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सुनना. मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 फॉर एग्जाम्पल. अरे हाँ कि ना? अब सुनना. हाँ, मान लो कि मैंने अभी दिसंबर में एग्जाम दी CS प्रोफेशनल की. काफी सारे बच्चों ने दी. अरे प्रैक्टिकली सुनना, दिसंबर 24, रिजल्ट कब आया? 25 फेब. आ गया ना भाई रिजल्ट? हेलो, हाँ कि ना? अब मैं जॉब पे जा रहा हूं. मैंने अपनी करियर का पहला जॉब शुरू किया 1 मार्च से. अरे 25 से आपको रिजल्ट आ गया, जॉब पे लग गया 1 मार्च से. अरे हाँ कि ना? अब सुनो, मैंने कमाना कब से चालू किया अपने जीवन में? 1 मार्च. तो मैं सोलू साल में एक बार टैक्स भरा जाता है, तो मैं टैक्स, मेरा साल कब खत्म होगा? अगले 1 मार्च को. हाँ, तो अब मेरी बात सुनो. इनकम टैक्स कहता है हम आपके हिसाब से एक एक साल डिसाइड नहीं करेंगे. अगर सबके हिसाब से एक एक साल डिसाइड करेंगे तो हम कभी ट्रैक रख ही नहीं पाएंगे. हाँ कि ना? तुम अपनी मर्जी से कोई भी साल कमाने शुरू करोगे, फिर तुम बोलोगे 12 महीने तो कमाने, तो फिर टैक्स भरूंगा, तो तुम्हारा अगला साल मार्च में आएगा. फिर तो कोई बोलेगा मैं तो जून से जुलाई कमाऊंगा, कोई बोलेगा अगस्त टू अगस्त. सबसे मजा. फिर तो लोग बोलेंगे बर्थडे टू बर्थडे. बराबर है ना? साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा आता है? द ग्रेट डे, अपना बर्थडे. को तो बोलते गांधी जयंती, तेल लगाए गांधी जी. जिस दिन मैं पैदा हुआ उससे बड़ा कौन सा दिन हो सकता है? अरे द स्पेशल डे ऑफ माई ईयर इज बड़ी माई बर्थडे.
अरे हाँ कि ना? अरे मेरे बर्थडे से मेरे लिए कोई से, तो फिर तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, देख गवर्नमेंट, देख निर्मो, बराबर है, द बेस्ट डे इज वुमेन्स डे 8 मार्च, तू भी वुमेन, 8 मार्च ही वुमेन डे, 8 मार्च से 8 मार्च मुझसे टैक्स ले लियो, फिर तो हर कोई अपनी मर्जी से करेगा। नहीं, इनकम टैक्स कहता है आपके सबके लिए इन इंडिया द ईयर विल गोइंग टू एंड ऑन 31 मार्च। अब इस पूरे साल में चाहे तुम 1 महीना कमाओ, चाहे तुम 1 दिन कमाओ, चाहे तुम 1 साल कमाओ, चाहे तुम 6 महीने कमाओ, सबके लिए ईयर एंड क्या होगा? तो अब मेरी बात सुनो, मेरे एग्जांपल पे मैं 1 मार्च को जॉब पे लगा, मैंने कितने महीने कमाए? तो फॉर मी दिस ईयर माय प्रीवियस ईयर इज ओनली ऑफ 1 मंथ, तो लेस देन 12 मंथ्स नहीं हुआ क्या? तो हर वो बंदा जिसका अर्निंग का फर्स्ट ईयर होगा और हर वो बंदा जिसके अर्निंग का लास्ट ईयर होगा, इट इज पॉसिबल कि उनके लिए प्रीवियस ईयर 12 महीने का ना हो। हाँ, फिर अगले साल से रिदम आ जाएगा 12-12 महीने, लेकिन मेरा 1 महीना पॉसिबल है कि नहीं? तो गाइस, जिस साल में जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहली बार जॉब पे जाते हैं, वो मिडिल ऑफ द ईयर हो सकता है ना, उस साल में उनका प्रीवियस ईयर कभी 12 मंथ्स का नहीं होता। क्या बोल रहा है ये? नहीं समझा ना सर? आपने फर्स्ट ईयर बोला, समझ गया, लास्ट ईयर कैसे? अरे क्यों नहीं हो सकता? इधर देखो, इधर देखो, मैं लास्ट 20 ईयर से जॉब कर रहा हूं, मान लो नाउ आई एम गेटिंग रिटायर्ड, तो हो सकता है कि मेरी रिटायरमेंट 24-25 में 31 अगस्त 24 को रिटायर हो गया रहूंगा, तो मैंने इस साल कितने महीने कमाए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मेरा प्रीवियस इसे 5 ही महीने का होगा। नहीं समझाया? शो पक्का? तो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, कैन बी इक्वल टू 12 मंथ्स, बट असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ्स, बराबर? नाउ लास्ट पॉइंट, सर हम जिस अटेम्प्ट में एग्जाम्स देने वाले हैं, दैट इज जून 25 और दिसंबर 25, हमारे लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो गाइस, आपके लिए प्रीवियस ईयर फिक्स्ड है। नाउ फॉर यू प्रीवियस ईयर विल बी 24-25 एंड असेसमेंट ईयर विल बी 25। हम पूरा का पूरा इनकम टैक्स 24-25 के बेस पे पढ़ेंगे, बराबर? अरे ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो अब सुनो, हम जो इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं ना, हमारे लिए प्रीवियस ईयर बोले तो करंट ईयर 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा और 31 मार्च 25 पे खत्म होगा। हम इसी पीरियड का इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। हमारे एग्जाम में 24-25 के ही समझाएंगे, ना फ्यूचर का आने वाला है ना पास्ट का। होप अंडरस्टूड? अरे पक्का? कोई डाउट? श्योर, बराबर? सो लेकिन ऐसे कैसे, एक साल पीछे क्यों चलेंगे गाइस? अभी कौन सा प्रीवियस ईयर, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? तो अभी तो असेसमेंट ईयर चल रहा है ना, तो ये साल जो लोग टैक्स भरने वाले हो, इस साल का ही तो भरेंगे। अरे यार, तो ऐसा नहीं कि हम एक साल पीछे हैं, वी आर ऑन अ करंट। होप अंडरस्टूड? अरे पक्का? कोई डाउट? श्योर, क्या बात है। अब सुनो, यहां पे क्या लिखा है सर? इट मे बी नोटेड दैट 1 year plays a role of assessment year as well as previous year, thus every financial year is previous year is assessment year। ये फैक्ट है गाइस, हर साल ना प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है, क्योंकि एक चेन है। अब जैसे 24-25 मेरे लिए प्रीवियस ईयर बना, क्योंकि इस साल में कमाया, इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25-26। अरे हाँ कि ना? लेकिन क्या मैं 25-26 में नहीं कमाने वाला हूं? तो फिर ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर भी तो है, और इसका टैक्स कब भरेंगे? 26-27, तो ये असेसमेंट ईयर बनेगा 25-26 के लिए। मतलब सेम ईयर में सेम ईयर मेरा असेसमेंट ईयर भी बनता है पिछले साल के लिए, और करंट ईयर में मैं कमा भी रहा हूं जिसका टैक्स मैं उसके अगले साल भरूंगा। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर प्लेज अ रोल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑल्सो एज वेल एज असेसमेंट ईयर ऑल्सो। और ये तो साइकिल है, चेन चलती रहेगी। नहीं समझा? अरे बक्का समझा? अरे सबको समझा? वाह वाह वाह। अब लिसन प्लीज सुनना। अब देखो,
अभी तक मैंने आपको एक नॉर्मल रूल पढ़ाया कि हम एक साल मस्त कमाएंगे और अगले साल टैक्स भरेंगे। मतलब पूरे साल कमाओ, 24-25 में कमाएंगे और टैक्स कब भरेंगे? 25-26, बराबर है। लेकिन आपको पता है ये सारे के लिए नॉर्मल रूल है, बट इनकम टैक्स कहता है 5 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके लिए करंट ईयर में कमाना है और करंट ईयर में टैक्स भरना है, उनके लिए अगला साल है ही नहीं। मतलब उन्होंने एक्सेप्शन बनाए हैं 5 कैटेगरीज के, जिनके लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 2 अलग अलग ईयर नहीं है। उनके लिए प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इज सेम। मतलब प्रीवियस ईयर भी 24-25 और असेसमेंट ईयर भी, इसे कहते हैं PY एंड AY आर सेम। एक मिनट सर, हमको अगले साल क्यों नहीं आएगा? गाइस बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। इनकम टैक्स कहता है पूरे के पूरे 5 कैटेगरीज के लोग हैं जिनके लिए अगला साल नहीं आएगा, वो करंट में ही कमाए और करंट में ही टैक्स भर दे। सो बट क्यों हमको अगला साल नहीं लिया जा रहा? गाइस क्योंकि उनकी लाइफ में अगला साल है ही नहीं। उनकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर आने नहीं है इंडिया में। एक मिनट सर, अगला साल आने नहीं वाला, ये भविष्यवाणी कौन कर रहा है? मतलब अगला साल नहीं आएगा मतलब ऊपर? ना 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 ना, वो इंडिया में नहीं रहेगा, बराबर। हाँ लिसन, एग्जांपल ले रहा हूं, 5 एक्सेप्शन। प्रैक्टिकली सुनोगे तो आपको खुद को समझ जाएगा, हाँ यार इनकी लाइफ में 25-26 है ही नहीं। सर कैसे? सुनो, सबसे पहला उन्होंने कैटेगरी क्या बनाई है? एनी इंडिविजुअल लिविंग इंडिया परमानेंटली। कोई इंडिविजुअल जो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, बराबर। नाउ सब परमानेंटली मतलब वो 5-6 साल इंडिया नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनना, एग्जांपल ले लेता हूं, सुनो 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 सुनो। अपना करंट ईयर क्या, जल्दी बोलो। 1 अप्रैल 24 से लेकर, ये मेरा करंट ईयर है। हाँ, इसका टैक्स लॉजिकली मुझे 25-26 में भरना है। लेकिन सुनो, फॉर एग्जाम्पल नाउ मान लो मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने इंडिया में कमाए और मैंने करीबन ये 6 महीने में 20 लाख रुपीस कमाए। इसका टैक्स तो मुझे अगले साल भरना है। लेकिन सितंबर में मुझे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई यूएस की और मैं अब इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। आई एम लिविंग इंडिया और मैं यूएस में जाके जॉब ज्वाइन करने वाला हूं। मुझे बताओ 25-26 जो तुम्हारा असेसमेंट ईयर है, क्या तुम अगले साल यूएस में रहने वाले, इंडिया में रहोगे? तो इनकम टैक्स बोलता है, सुन प्रवीण, इंडिया छोड़ने से पहले ये 20 लाख पे टैक्स भर के जाना। मैं बोलता हूं गवर्नमेंट, सुन टैक्स मुझे भी आता है, 1 साल कमाने वाला ईयर है और अगले साल तो मैंने ये साल कमाया है तो माई असेसमेंट ईयर इज 25, तो अगले साल टैक्स भरूंगा ना। बोलता है सुन, तू इंडिया छोड़ के जा रहा है, अगले साल इंडिया में है तो मैं टैक्स किससे लूंगा? चुपचाप टैक्स भर के जाना, बराबर, नहीं तो इंडिया से जाने ही नहीं दूंगा। मत जा क्या? नॉट अलाउड टू फ्लाई ओनली, बराबर ना। तो बताओ, सो करंट ईयर में टैक्स लग जाना चाहिए कि नहीं? पहले वो टैक्स भरेगा, बाद में उसको इंडिया छोड़ने का परमिशन। सर एक मिनट, 140 करोड़ लोगों में प्रवीण नाम का बंदा छोड़ के जा रहे, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? क्या लोकल ट्रेन है क्या? वीजा टिकट चढ़ गए, पासपोर्ट वीजा क्लियर होना चाहिए कि नहीं? तो आप मालूम है वीजा क्लियर होने का वन ऑफ द क्राइटेरिया इज योर टैक्स लायबिलिटी शुड बी 0, नहीं तो स्टैंप भी नहीं लगेगा, वीजा ही क्लियर नहीं होगा, बराबर। अरे नहीं समझा सर, तो फिर तो हम तो टूरिस्ट वीजा पे भी जाते हैं, हम लोगों को तो परमिशन मिल गई थी। एक मिनट, तुम परमानेंटली जा रहे थे? अगर तुम 15-20 डेज के लिए टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम, तो तुम एक्सेप्शन थोड़ी हो। एनी पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली का मतलब होता है या तो वो स्टडीज के लिए जा रहा है, 3-4 साल वापस नहीं आएगा, या फिर वो जॉब के लिए जा रहा है, या वो परमानेंटली सेटल होने जा रहा है। अगर तुम 15-20 डेज में टूर पे जाके वापस आ रहे हो तो तुम लोग को जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है ये? समझा? ये लॉजिकल है कि नहीं? ऐसे लोगों को करंट ईयर में टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इनके जीवन में अगला साल है ही नहीं इंडिया में, बराबर। अच्छा सर, सेकंड कैटेगरी कौन? कन्विंस हुए? कन्विंस हो गए? कन्विंस हो जाओगे तो याद रह जाएगा, बराबर है। तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत
नहीं है, बराबर। नाउ सेकंड सर सेकंड कौन? एनी बिजनेस हु इज गेटिंग शटिंग डाउन इन द करंट ईयर। तो बिजनेस गेटिंग वाइंड अप, लिक्विडेट और शट डाउन। अब मान लो एक कंपनी जो पिछले 50 साल से बिजनेस कर रही थी, करंट ईयर में से डिसाइड किया कि हम क्या हो रहे हैं, बंद, लिक्विडेट। मुझे बताओ लिक्विडेट होने के बाद क्या उसका एग्जिस्टेंस रहेगा अगले साल? तो गवर्नमेंट किससे, हवा से टैक्स वसूलेगा। गवर्नमेंट बोलता है सुन, लिक्विडेट होने से पहले मेरा टैक्स भर देना, बाद में लिक्विडेट हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके लिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट विल बी सेम, क्योंकि वो कंपनी अगले साल एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहने वाली है, तो असेसमेंट ईयर आने ही नहीं वाला उसकी लाइफ में। तो उनके लिए करंट ईयर में ही कमाओ, करंट ईयर में ही। तो बिजनेस गेटिंग वाइंड अप और लिक्विडेट, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। नहीं समझा? लॉजिकल है। थर्ड कौन है? थर्ड सिमिलर, शॉर्ट टर्म बिजनेस वाले। कौन से बिजनेस वाले? शॉर्ट टर्म बिजनेस का मतलब तुमने करंट ईयर में स्टार्ट किया और करंट ईयर में ही बंद कर दोगे, बराबर। तो यू स्टार्टेड इन द करंट ईयर, फॉर 5 to 6 months यू स्टार्टेड एंड देन यू शट डाउन, बराबर। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म बिजनेस है तो भी आप लोग को बंद होने से पहले टैक्स बनाओ, क्योंकि अगले साल तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। समझा शॉर्ट टर्म बिजनेस? हेलो, आ रही गड़ी में पॉइंट? नहीं समझा? श्योर समझा? सर शॉर्ट टर्म बिजनेस का कोई एग्जांपल दे सकते हो? है ना, कोल्ड प्ले ले लो। कोल्ड प्ले, बराबर है। कुछ फॉरेनर्स एंटरटेनर्स आए, बराबर है, बवाल किया, बुक्स हुई, टिकट्स परफॉर्म करके निकल लिए। अब बताओ, उन्होंने वो कोल्ड प्ले से जो टिकट्स का पैसा कमाया, इंडिया से कमाया? हाँ कि ना? उनके लिए असेसमेंट ईयर आने दो, आने वाले वो अगले साल, कंफर्म है? कुछ पता नहीं, चुपचाप टैक्स भर के जाना। शॉर्ट टर्म बिजनेस है यार। पता चला अगले साल कॉन्सर्ट ही नहीं किया बंदों ने इंडिया में। अरे अरे टीम है ना पूरा। नहीं समझा? तो ये सब कौन से बिजनेसेस है? शॉर्ट टर्म। आओ परफॉर्म करिए, मेरा कमाया ना पैसा, चुपचाप टैक्स भरो और निकल लो। वो बोलेंगे अरे लेकिन असेसमेंट अगले साल है। भाई तू नहीं है ना अगले साल, निर्मू तो है मेरी अगले साल। अरे हेलो, अरे नहीं समझा? ऑल ऑफ यू नाउ। तो शॉर्ट टर्म बिजनेस कितने हुए? 3। फोर्थ सुनना, फोर्थ तो गजब है। नाउ अगर कोई फॉरेन शिप, मैं शिपिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर कोई फॉरेन शिप इंडिया आता है और तो इंडिया का पोर्ट वापस छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाने से पहले टैक्स भरना होगा। सर एक मिनट, फॉरेन शिप, हाँ एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो 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 सुनो। फॉरेन शिप, इंडियन शिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन शिप की तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज यही है, तो उनको तो हम कभी भी धर लेंगे, बराबर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शिप से होता है। तो मान लो कि कोई यूएस से शिप आ रही है, तो यूएसए की शिप जो आ रही है वो इंपोर्ट का सामान लेकर आ रही है, कस्टम ड्यूटी वालों। तो दे आर ब्रिंगिंग इंपोर्ट का सामान। इंपोर्ट के सामान से उन्होंने जो फ्रेट कमाया वो तो यूएस से कमाया। गवर्नमेंट कहता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सुनना सुनना ना, ठीक है। अब वो पोर्ट पे आके पूरा सामान डाउनलोड, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। क्या शिप वापस खाली जाने वाला है? नहीं, पूरा वापस लोड होगा। अब वो एक्सपोर्ट का सामान लेकर जाएगा, पूरा कार्गो। अब गवर्नमेंट कहता है सुनो, जो भी आप एक्सपोर्ट का सामान लेकर जाने वाले हो उसका फ्रेट तो तुम इंडिया से कमा रहे हो ना। तो शिप का इनकम क्या है? फ्रेट इनकम, हाँ कि ना? तो अब ये शिप पूरा का पूरा कार्गो लोड करेगी एक्सपोर्ट्स के लिए, जो इंडिया से सामान बाहर जाना है। तो मान लो उसने 1 करोड़ रुपया कमाया। आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल फिगर। अरे ऑल ऑफ यू कितना कमाया? 1 करोड़ का फ्रेट कमाया कि नहीं कमाया? मुझे बता, इस इनकम पे दैट फॉरेन शिपिंग कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट ओनली। भाई इंडिया से कमाओगे तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे ना। अब फॉरेन शिप को क्या लिखा है मालूम है? फॉरेन शिप वाले बोलते हैं हमने तुम्हारे इंडिया से 1 करोड़ कमाया, हम अगले साल टैक्स भर देंगे। इनकम टैक्स बोलता है सुनो, तुम फॉरेन शिप हो ना, वापस आओगे कि नहीं आओगे उसकी गारंटी। तो सुनो, इंडियन पोर्ट छोड़ने से पहले इस 1 करोड़ पे टैक्स भरो, फिर निकलो। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आपको इंडियन पोर्ट छोड़ने भी नहीं मिलेगा। यू आर नॉट अलाउड टू लीव इंडियन पोर्ट। सर टैक्स भरने को कंपनी आएगी, शिप का कैप्टन नहीं होता है क्या? अरे ऑल ऑफ यू,
अच्छा अब सुनो 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 सुनो, बताओ लॉजिकल है कि नहीं है? हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम है सुनो। वो फॉरेन शिपिंग कंपनी बोलती है भाई सुन ना, सुनना प्लीज, क्योंकि जब बेस लेवल पे होते हैं ना तो सारे कनेक्शंस लेते हैं तो बराबर कंफ्यूजन हो सकती है। गाइस टैक्स इनकम पे लगना चाहिए, हाँ कि ना? तो वो कैप्टन बोलता है, फॉरेन शिप वाला बोलता है सुनो मैं टैक्स भरने को तैयार हूं, अभी क्या अभी, ठीक है, लेकिन टैक्स इनकम पे लगेगी। आई डोंट नो हाउ मच इज माई इनकम, क्योंकि जो 1 करोड़ है ये तो सेल्स अमाउंट है। टैक्स किस पे लगता है? नेट प्रॉफिट पे। बिजनेस की इनकम नेट प्रॉफिट होता है, एम आई करेक्ट? तो यार फ्रेट से मैं सारे क्या करूंगा, पहले एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। ओए नेट प्रॉफिट निकालना आता है ना अकाउंट्स वालों? ऑल पीएनएल क्रेडिट माइनस ऑल पीएनएल, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तब जाके नेट प्रॉफिट निकलता है, हाँ कि ना? तो इनकम टैक्स कहता है प्रवीण ये मेरी इनकम है, लेकिन इस इनकम को कमाने के लिए मैंने कुछ खर्चे भी करने हैं मुझे, तो खर्चे जब मैं माइनस करूंगा तब जाके मुझे मेरा प्रॉफिट पता चलेगा, और उस प्रॉफिट पे आई एम लायबल टू पे द टैक्स। और फॉरेन शिप इज अ फॉरेन कंपनी, 40% टैक्स लगना है उनको। बट प्रवीण मुझे मेरी इनकम ही नहीं पता, तो टैक्स एट द रेट 40% लगाऊं किस पे? इनकम पे टैक्स लगना है, बट आई डोंट नो माई इनकम। इनकम टैक्स बोलता है हाँ यार बात तो बराबर है, तुझे रेवेन्यू तो आ गया लेकिन एक्सपेंसेस तो हुए ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो तब होंगे ना जब मैं इंडियन पोर्ट छोड़ के डेस्टिनेशंस पे जा जाके डिलीवरीज करूंगा सारी की सारी, बराबर? तो विदाउट एक्सपेंस यू कैनॉट कम टू नो इनकम, विदाउट इनकम यू कैनॉट पे द। तो गवर्नमेंट बोलता है यार बात तो सही है, अभी कैसे लगाएं इसको टैक्स? तो इनकम टैक्स बोलता है ना टैक्स तो भर के जाना ही होगा। तो इनकम टैक्स एक रूल बना दिया, बोलता है शिपिंग कंपनी को कि देख हम है ना अज्यूमशन बेसिस पे तुझे क्या लगाएंगे, टैक्स। बोलता है प्रवीण तेरे फ्रेट का ना 7.5%, सुनना, नेट प्रॉफिट मान लेंगे। कितना है प्रॉफिट मानेंगे? मतलब 1 करोड़ में से हम ये मानते हैं कि तुम सारे खर्चे निकाल के 7,50,000 तो मिनिमम कमाने वाले हो। 1 करोड़ का 7.5% कितना होगा? 7,50,000। इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने 92.5% क्या माना? एक्सपेंडिचर, बराबर है ना? ऑल ऑफ यू बोलता है प्रवीण अजम्पशन बेसिस पे टैक्स भरेंगे ये लोग, तो तुम्हारे फ्रेट का हम कितना परसेंट इनकम मानेंगे? 7 पॉइंट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। अब तुम इसके ऊपर 40% क्या करो, टैक्स भरो, फिर चले जाओ। अरे नहीं समझा, अरे नहीं समझा, अरे पक्का समझा? तो फॉरेन शिपिंग कंपनी इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। वो इंडियन पोर्ट छोड़ने से पहले टैक्स भरेगी और फिर इंडियन पोर्ट छोड़ने का मौका मिलेगा। कितने केसेस हुए जल्दी बोलो? 5। पहला, एनी इंडिविजुअल लिविंग इंडियन पोर्ट। दूसरा, एनी बिजनेस इज गेटिंग लिक्विडेटेड, बराबर? तीसरा, शॉर्ट टर्म बिजनेस, अरे हेलो, बराबर, हाँ कि ना? चौथा, फॉरेन शिपिंग कंपनीज, ऑल ऑफ यू। और पांचवा सुनो, एंड द लास्ट सब फिफ्थ कौन? अगर कोई भी बंदा कुछ एसेट ट्रांसफर करता है और उसके पीछे के इंटेंशन टैक्स इवेशन है, मतलब कोई भी बंदे कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिसमें वो पकड़े गए टैक्स चोरी करते हुए, तो इनकम टैक्स पकड़ने के बाद उनको तुरंत टैक्स लगा देगा, वो असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। तो एनी पीपल हु आर ट्रांसफरिंग द एसेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शंस विथ एन इंटेंशन, जहां पे उनके प्योर इंटेंशन क्या दिख रहे हैं कि इवेशन ऑफ टैक्सेस, और गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया। ये रूल तभी एप्लीकेबल हो जब पकड़े जाएंगे, ऑब्वियसली पकड़ लिया, बराबर, तो उसको उस टाइम पे क्या लगा देंगे? टैक्स। जैसे आप अपने एग्जांपल पे ले लो, फिलहाल रेड मारना, बराबर है? अब देखो, मान लो किसी के घर पे इनकम टैक्स वालों को रेड मारी और वहां से 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी निकला, मतलब वो ब्लैक मनी का मतलब टैक्स चोरी किया उन्होंने, आज तक कभी टैक्स भरा ही नहीं। अब मुझे बताओ, रेड पड़ी है, बराबर है, वो पैसे मिल गए, अब इनकम टैक्स वाले क्या करें? सेम डे सेम टाइम पे टैक्स लगा दें कि बोलेंगे देखो 100 करोड़ मिल चुके हैं, अगला साल असेसमेंट ईयर है, अगले साल टैक्स भर देना? बोलो, ऑन द स्पॉट, बराबर, ऑन द स्पॉट टैक्स है। और आपको पता है ब्लैक मनी पे कितना परसेंट टैक्स है? 60%, 100% नहीं है भाई,
100% होगा तो फिर तो गोली मार दूंगा मैं। 100% तो पेनल्टी होगी, फिर मेरे पास क्या बचेगा? बराबर कितना परसेंट टैक्स है? 60% फ्लैट टैक्स है, मतलब 100 करोड़ में से 60 करोड़ कौन लेके जाएगा? गवर्नमेंट। 40 करोड़ तुम्हारे पास रख देगा, क्योंकि वो टैक्स लगने का तो ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। बराबर है? तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि ठीक है, इनकम टैक्स तूने मेरे घर पे 100 करोड़ पकड़े, तू जीत गया। हाइड एंड सीक खेल रहे थे हम। अब इसके ऊपर जो 60 करोड़ का टैक्स है ना, अगले साल भरूंगा ना, असेसमेंट ईयर आएगा ना 25-26, बोलते प्रवीण तू चोर है, तू खुद टैक्स नहीं भरा था, हमने तेरे को पकड़ा है, चुपचाप अभी के ऑन द स्पॉट टैक्स भरो, प्रीवियस असेसमेंट ईयर इज वन एंड द सेम। अरे नहीं समझा ना? तो हाउ मेनी केसेस आते हैं? ये रहे वो केसेस। लिसन नाउ, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर, मतलब PYB 24-25, AYB 24-25, PY and AY सेम। टोटल 5 केसेस। अंदर के कंसेप्ट नहीं, खाली हेडिंग देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, नॉन रेसिडेंट मतलब फॉरेन शिपिंग। देखो क्या लिखा है, 7.5% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड विल बी डीम्ड टू बी एन इनकम। डीम्ड मतलब assumption, बराबर 92.5% ऑफ द रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। ऑल ऑफ यू। लेकिन अब आपको एक डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा होगा शायद, आप वो रिदम पे अभी सोच नहीं पा रहे हो, कच्चे हैं ना, पहला ही लेक्चर है। लिसन सर, हो सकता है ना उस फॉरेन शिपिंग बिजनेस को लॉस हो जाए, तो लॉस पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो फॉरेन शिपिंग कंपनी आर्ग्यूमेंट कर सकती है पोर्ट पे कि हमको लॉस होने वाला है। अरे बराबर है, देखो हम तो अजम्पशन पे टैक्स लगा रहे हैं, तो अजम्पशन तो लॉस भी हो सकता है ना यार, नहीं हो सकता? तो सर लॉस पे तो हमको टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, हाँ कि ना? तो तुम हमेशा अजम्पशन प्रॉफिट का लगाओगे तो हमको तो टैक्स लग जाएगा, और लॉस हो गया तो वी आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स। याद रखना, इनकम पे टैक्स है, लॉस पे टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स, देयर इज अ टैक्स ऑन इनकम, नो टैक्स ऑन लॉसेस। अरे हाँ कि ना? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था मालूम है? देखो टैक्स मैं लूंगा और मैंने तुम्हारी प्रॉफिट मिनिमम अज्यूम की है। हर धंधे में 8% का तो प्रॉफिट मार्जिन होता ही है ना, और मुझे पता है कि तुम 8% से ज्यादा है, तो मैंने अजम्पशन मिनिमम किया है 7.5। इतना तो यार बैंक में तुम्हारे कैपिटल पे एफडी मिल जाती है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुमको लॉस होने वाला है। हाँ तुम इससे ज्यादा कमाओगे ये मुझे पता है, लेकिन मैं तुमको बेयर मिनिमम पे टैक्स लगा रहा हूं, बराबर है? लेकिन मान लो कि लॉस हो भी गया, तो लॉस हो जाएगा ना, तो ये टैक्स मैं तुझे रिफंड कर दूंगा, पर तुमको लॉस क्या करना पड़ेगा? प्रूफ। उसके लिए अगले साल आ जाना, क्योंकि मुझे पता है टैक्स का पैसा रिफंड मांगने तुम आ जाओगे, टैक्स भरने का भी नहीं आओगे। तो इनकम टैक्स आपको टैक्स क्या कर देगा? रिफंड। रिफंड वो हर किसी को करता है अगर आपने एक्सेस टैक्स भर दिया हो तो। आगे आएगा रिफंड की कंसेप्ट, लेकिन लॉजिक समझा? नहीं समझा? अरे शाह नो। दूसरा केस क्या था? इनकम ऑफ अ पर्सन परमानेंटली लिविंग इंडिया। अब ये पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, हाँ, इंडिविजुअल परमानेंटली लिविंग इंडिया। थर्ड, इनकम ऑफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन फॉर्म फॉर अ शॉर्ट टर्म बिजनेसेस। करंट ईयर में स्टार्ट किया, करंट ईयर में बंद कर दोगे। नहीं समझा? हेडिंग्स असेसमेंट ऑफ अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड, बराबर आप लोग कुछ ट्रांजैक्शंस में कर रहे हो जहां पे ये प्रूवन हो रहा है कि तुम टैक्स चोरी करने की वजह से ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हो, तुमको टैक्स तुरंत लगा दिया जाएगा। देन डिसकंटिन्यूड बिजनेस वर गेटिंग वाइंड अप, लिक्विडेटेड एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू। अरे हाँ कि ना? टैक्स लगेगा। कितने केसेस हुए? 5। ये 5 केसेस के लिए पीवाई और एवाई सेम है, बाकी सबके लिए प्रीवियस ईयर अलग, असेसमेंट ईयर अलग। कोई डाउट? गाइस 3 डेफिनेशंस हो गए अभी तक। पर्सन, एक्चुअली 4, पर्सन, असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। होप यू अंडरस्टूड दिस। नहीं समझा? श्योर समझा? ऑल ऑफ यू। आपको एक चीज बताऊं, इसी के ऊपर जून 24 में 5 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी, जून 24 नहीं,
December 24. December 24. Sir, और December 24 is the latest paper. अरे आप अभी तो हाँ कि ना? चलो एक काम करते हैं, December 24 के पेपर पे आ ही जाते हैं. बराबर. December 24 का पेपर ओपन December 24 का पेपर. हाँ मैं बता देता हूं. पहली बार पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम. यस, ऐसे ही करूंगा हर चैप्टर के बीच बीच में. हाँ, December 24 का पेपर पे आ गए. हाँ आराम से. मैंने आपके नोट्स के पीछे 3 पेपर्स अटैच किए हैं. December 23, June 24 और उसके बाद December 24. लास्ट पेपर होगा आपका December 24 वाला. मिला? उसके पेज नंबर 8 पे आओ. पेज नंबर 8. December 24 का पेज नंबर 8. अरे देखो ना, ऊपर हेडिंग में लिखा है पेज नंबर्स. ये इंस्टीट्यूट का पेपर है, जस्ट खाली कॉपी पेस्ट किया, नो मॉडिफिकेशन नथिंग. अरे हेलो, मिला? ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बराबर. सी वाला पॉइंट पढ़ो. इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसेबल एज द इनकम ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल मतलब असेसमेंट ईयर. हाँ कि ना? स्टेट एनी 5 एक्सेप्शन टू दिस रूल. और ये कितने मार्क का है? मतलब लॉजिकली आपको पीवाई और एवाई का तो पहले डेफिनेशंस लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेप्शन लिखोगे. और वो 5 एक्सेप्शन लिखने हैं और 5 ही हैं. आया ना 5 मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स पीवाई एंड एवाई. वापस आ जाओ. ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मारना है. ऑल ऑफ यू समझा? क्या बात है. तो हमने प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट डेफिनेशन एंड द लास्ट डेफिनेशन. नाउ मैंने आपसे कहा था हम 5 to 6 डेफिनेशंस पढ़ेंगे. बराबर. ऑलरेडी कितने डेफिनेशन हो चुके हैं? 4. और ये लास्ट डेफिनेशन ऑफ इनकम. प्लीज सुनना, प्लीज सुनना. वीडियो देखते देखते सो गए हो तो अब जाग जाओ. नाउ लिसन, जो लोग सो रहे हो जाग जाएं, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैं अब यहां पे आपको बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए सोचना कैसे है. हाउ योर अप्रोच शुड बी. ठीक है, इनकम टैक्स को समझते कैसे हैं. लिसन नाउ, सेक्शन 224 किसको डिफाइन किया है? इनकम का डेफिनेशन. बराबर. क्योंकि इनकम भी तो टैक्स लगना है, तो इनकम टैक्स ने लिटरली ये बताया कि हम किसे किसे इनकम मानेंगे. तो ये इनकम है, और अगर आपने इनमें से कोई भी इनकम कमाई तो आपको क्या भरना होगा? इनकम टैक्स. देखो ये डेफिनेशन कितना छोटा है. हाँ, फर्स्ट सेकंड पूरा पेज, थर्ड पेज पे जाके खत्म हो रहा है. सो स्मॉल डेफिनेशन, माय गॉड. अरे हेलो, हाँ कि ना? नाउ अब लिसन. तो अब ये डेफिनेशन इसको सर कितने घंटे लगेंगे? 2 मिनट. क्यों? क्योंकि हम पढ़ने नहीं वाले. नाउ गाइस, ये डेफिनेशन ना आप आज नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरा इनकम टैक्स एक्ट आ गया है. तो ये डेफिनेशन बराबर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जब आप चैप्टर खत्म करते जाएंगे, ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली तैयार होता चला जाएगा. बराबर. अरे से पूरा इनकम टैक्स डाल दिया इन्होंने. हरी गड़ी में पॉइंट समझा? तो अगर आपको ये इनकम का डेफिनेशन समझना है ना, तो आप लोग को मालूम है कितने चैप्टर पढ़ने होंगे ना? चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 चैप्टर मिला के ये अकेला डेफिनेशन है. बराबर. नाउ तो आज हम इसको बस खाली क्या याद रखोगे? इनकम का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? बस 224. बराबर. इस डेफिनेशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पूरा इनकम टैक्स पढ़ना होगा. बराबर. तो जब इनकम टैक्स का सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब एक बार बैठ के पढ़ लेना.
ये डेफिनेशन तुमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बट सुनो, ना ना ना, लेकिन जो पढ़ना है इनकम को लेकर वो अब सुनो, प्लीज सुनना। नाउ इनकम को लेकर दो बातें, इनकम टैक्स ने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया है। इनकम टैक्स कहता है इनकम कोई भी फॉर्म में हो, अगर इनकम है तो आपको टैक्स लगेगा। मतलब यू कैन अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ काइंड। काइंड कैसे और मनी? मनी तो आप सबको बताइए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मान लो कि मैं अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूं ना, मेरी फीस बनती है 1 लाख रुपए, तो अगर वो मुझे पैसे दे देगा तो इट्स अ मॉनेटरी इनकम। लेकिन मेरा क्लाइंट बोलता है प्रवीण, बराबर, मेरा क्लाइंट एक ज्वेलरी शॉप वाला ज्वेलर है, तो मैं उसको बोलता हूं यार 1 लाख की फीस मत दे, एक काम कर 1 लाख जितना मुझे गोल्ड दे दे। तो उसने मेरी फीस के बदले मुझे पैसे दिए कि गोल्ड दिया, तो आई अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी और काइंड। काइंड तो 1 लाख का गोल्ड ले लिया, एक ही बात हो गई। क्या मुझे गोल्ड इनकम पे टैक्स लगेगा? हाँ, इनकम टैक्स कहता है इनकम कैन बी इन एनी फॉर्म। इनकम इनकम है और इनकम है तो टैक्स है। सर ये सब कहां लिखा? आओ बताओ, अंडे का फंडा। सेकेंड पॉइंट देखो, द इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस whether the income is in cash or in kind, both are taxable. तो इनकम कैन बी इन कैश, कैश मतलब मनी फॉर्म, हाँ बरा, इट कैन बी बैंक ऑल्सो, मतलब मनी फॉर्म और इन काइंड। इनकम इनकम होगी एंड बोथ इनकम्स आर फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा ये छोड़ो, ये तो हमको समझ गया। गाइस, इलीगल इनकम पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इनकम टैक्स, हाँ इलीगल। इलीगल इनकम का मतलब मैं ब्राइब ले, ब्राइब इलीगल इनकम है, हाँ कि ना? बराबर, मैं सपोज मैंने पैसे जीते, बोलो मैं कैसीनोस खिलाता हूं, इनमें कैसीनोस थोड़े से इलीगल है। अच्छा वो छोड़ो ना यार, बाकी सब छोड़ो ना, इतने डिसेंट, थोड़ा एकदम ए वन साइडेड एग्जांपल लेते हैं। बराबर, मैं ड्रग्स बेच के पैसा कमा रहा हूं, बोलो टैक्स लगेगा? इज इट टैक्सेबल और नॉट? गजब पैसा आ रहा है, बोलो इलीगल इनकम है, हाँ कि ना? बोलो इलीगल। मैं अफीम की खेती करता हूं, ओपियम, अफीम की खेती, खेती मतलब फार्मर, अफीम की खेती करता हूं, हाँ नहीं इलीगल, इलीगल खेती कर रहा हूं, गजब अफीम बिकता, हाँ ना। लिसन 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 लिसन, इनकम टैक्स कहता है इनकम में बी लीगल और इलीगल, ऑल आर टैक्सेबल। मेरी बात सुनना एक मिनट, अगर इलीगल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा तो मुकेश अंबानी बोलेगा मेरे बिजनेस को इलीगल डिक्लेयर कर दो भाई, कौन भरेगा 30% टैक्स? सुनो, इनकम टैक्स कहता है इनकम में लीगल और इलीगल, इट डज नॉट मेक एनी। इलीगल इनकम भी इनकम तो है ना, तो इनकम है तो टैक्स है। All of you, illegal income is also an income. It is fully taxable. It is fully taxable. बराबर। और लीगल और इलीगल का डेफिनेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पे बराबर वीडियो गेम्स बैन है, हमारे इंडिया में प्लास्टिक बैन है। फॉरगेट अबाउट ड्रग्स यार, थोड़ा डिसेंट एग्जांपल ले लो। प्लास्टिक बैन है, बताया ना आपको, एक लोअर क्वालिटी का प्लास्टिक पॉलिथीन का मैन्युफैक्चरिंग करके अगर आप बेचोगे तो बैन है। तो बैन है मतलब मैं फिर भी प्लास्टिक की थैलियां बेच रहा हूं ना, इलीगल है कि नहीं? लेकिन पैसा कमाया मैंने इस साल, गजब। टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं समझा ना? तो सुनो क्या लिखा है ना। सिमिलरली इट मेक नो डिफरेंस वेदर द इनकम इज लीगल और इलीगल। अब कुछ लोग मुझसे ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर अगर मैं इलीगल इनकम कमा रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट से छुपा रहा हूं, तो मैं टैक्स कहां भर रहा हूं? एक मिनट देखो, तुम छुपा रहे हो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए ये गलत बात है। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन तो टैक्स लगाऊंगा, तो पकड़े जाने के बाद टैक्स लगाने के लिए भी तो मेरे पास रूल्स होने चाहिए ना। अगर लॉ में लिखा ही नहीं होगा कि टैक्स लगता है तो पकड़े जाने के बाद भी तुम टैक्स लगाओगे कैसे? पावर कहां से मिलेगा? तो इनकम टैक्स कहता है पकड़े जाओ। ऐसे तो फिर लोग लीगल इनकम को भी छुपाते हैं क्योंकि नो वन वांट टू पे द टैक्स। इनकम टैक्स मतलब तुम्हारा इंटेंशन क्या, मुझे उससे लेना देना
फॉर मी लीगल एज वेल एज इलीगल बोथ आर टैक्सेबल। तुम सामने से भरोगे तो भी टैक्सेबल, तुमको मैं पकड़ूंगा तो भी टैक्सेबल। नहीं समझा? अरे श्योर? कोई डाउट ना? ये चीजें समझ में आ गई? तो इनकम कैन बी मॉनेटरी, कैन बी नॉन मॉनेटरी, कैन बी लीगल, कैन बी इलीगल। इनकम कैन बी इन एनी फॉर्म, इट इज टैक्सेबल। समझा? कोई डाउट है? अब मेरी आगे बात सुनना। अब सर पूरे इनकम टैक्स में हम इनकम को ही डील करने वाले हैं, बराबर? तो सुनो गाइस, पहले तो मुझे एक चीज बताओ, हम टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं? टैक्स बचाने के लिए कि टैक्स भरने के लिए? ऑब्वियसली। तो इस चैप्टर को हम पूरा क्रिमिनल माइंड से पढ़ेंगे कि टैक्स बचाएं कैसे। लेकिन सुनना, टैक्स बचाने का गाइस दो तरीके हैं, हाउ टू सेव द टैक्स। अगर आपको टैक्स बचाना तो देयर आर टू वेज, एक इलीगल तरीका है और एक लीगल तरीका है। सुनना आराम से, टैक्स बचाना है तो आप इनकम कम डिक्लेयर करो, अपनी इनकम कमाओ बहुत, दिखाओ कम। अब सर इनकम कम दिखाने का कैसा है? दो तरीके हैं, एक इलीगल और एक लीगल। एक हाइड इनकम, आप अपनी इनकम छुपाओ, दिस इज द इलीगल वे। मतलब आप कमाएंगे 10 करोड़ लेकिन गवर्नमेंट को डिक्लेयर करेंगे 2 करोड़ और टैक्स खाली 2 करोड़ पे भरोगे, 8 करोड़ पे टैक्स बचा लिया तुमने, उसको बोलते हैं हाइडिंग इनकम। ये इलीगल तरीका है। दूसरा लीगल तरीका क्या है मालूम है? आप अपने इनकम के एक्सपेंसेस को बढ़ाओ, जितने ज्यादा एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे उतनी इनकम क्या होगी? टैक्स भरने को कम आएगा। अब सुनना, एक सीएस की क्या जिम्मेदारी होगी? हाइडिंग इनकम। सर हाइड इनकम इलीगल तरीका है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। बड़ा शिट सर, यही सीखना है यार। बड़ा हाँ बताऊंगा, थोड़े टेक्निक्स दे दूंगा ना। सुनो ठीक है, हाइडिंग इनकम बराबर ये आउट ऑफ द सिलेबस है। वैसे भी ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही मार्केट में जाएंगे खुद ही समझ जाएंगे। नाउ गाइस, आपको पता है इनकम टैक्स में हम हल्ला कर रहे हैं इनकम इनकम, लेकिन इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपेंस। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मान लो सीएस करने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो, टैक्स एडवाइजरी बनोगे ना, तो गाइस इनकम पे टैक्स भरना है, उसमें सिखाना क्या है? बराबर? आप लोग पता है, आप अपने क्लाइंट्स के एक्सपेंडिचर को मैनेज करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर बताओगे उतना प्रॉफिट क्या होगा? तो टैक्स अपने आप बचेगा। एंड दिस इज द ओनली लीगल वे। बराबर? तो एक चीज बताऊं, आप इनकम टैक्स में ना इनकम से ज्यादा रूल्स एक्सपेंडिचर पे पढ़ने वाले हो। तो पहली चीज सुनना, पूरे इनकम टैक्स में हम ये 20 दिन सिर्फ एक ही काम करेंगे। वी विल गोइंग टू डिस्कस ओनली 2 थिंग्स। वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इनकम्स एज वेल एज, और आज पहली बार है, मैं पहली बार हैमर करूंगा, उसके बाद में आपके दिमाग में सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लिक होनी चाहिए। मैंने कहा ना, फर्स्ट चैप्टर में आपको यह सीखना है कि टैक्स को समझते कैसे हैं। तो सुनो, पूरे टैक्स में 2 ही बातों को डिस्कस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर 2 ही चीजें? यस, पूरे टैक्स में 2 ही चीजों के बारे में बात लिखी गई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आज पहली बार सुनो, आज के बाद दिमाग में डाल लो, इनकम के साथ 2 इफेक्ट्स होते हैं। कितने? हाँ, देयर आर 2 इफेक्ट्स। या तो इनकम टैक्सेबल होगा या फिर इनकम नॉट टैक्सेबल होगा। आइदर इनकम विल बी टैक्सेबल और इनकम विल बी नॉट टैक्सेबल। बराबर? तो इनकम के साथ 2 ही ट्रीटमेंट होनी है। तो आज के बाद पहली बार और आखिरी बार, जब जब आप पूरे इनकम टैक्स में इनकम देखोगे, तुम्हारे दिमाग में 2 इफेक्ट्स आने चाहिए, या तो इस पे टैक्स भरना है या तो इस पे टैक्स माफ है। टैक्सेबल का मतलब ये इनकम पे आई एम लायबल टू पे द टैक्स, और नॉट टैक्सेबल का मतलब है गवर्नमेंट ने इस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दी है। लॉजिकली वी कॉल इट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। वी विल गोइंग टू कॉल इट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सर ये सेक्शन 10 क्या है बताता हूं। इनकम टैक्स में हर एक्ट में कुछ सेक्शन को कैटेगराइज करिए। जैसे डेफिनेशन का सेक्शन क्या है? 2। अब उसके अंदर सबसेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, 231, 27, लेकिन डेफिनेशन सबसेक्शन 2 में लिखे जाते हैं। तो जितने भी डेफिनेशन लिखे गए हैं सब सेक्शन 2 में लिखे गए, तो सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन सेक्शन। वैसे ही गवर्नमेंट ने ना कम से कम 40 to 45 इनकम की लिस्ट बनाई है। वो इनकम टैक्स फ्री इनकम है, मतलब अगर वो इनकम आप अर्न करते हैं तो आपको टैक्स
लगेगा ही नहीं, इट इज फुल्ली, मत उस पर टैक्स माफ है, बिंदास कमाओ, नो टैक्स टू यू। लेकिन वो पूरी लिस्ट 45 की लिस्ट कहां लिखी गई ऐसा है? सेक्शन 10 में। तो वेन एवर यू यूज द वर्ड एग्जेम्प्ट, आप उसके आगे कौन सा सेक्शन लगाएंगे? सेक्शन 10। सर वो 45 की इनकम लिस्ट आज पढ़ने वाले नहीं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पढ़ोगे, आज पूरा एक साथ लिस्ट नहीं होगा। लेकिन वो पूरी लिस्ट कहां लिखी गई? सेक्शन 10। मतलब आपकी इनकम है बट आपको टैक्स माफ है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं जो आपको पता भी होगा बट काफी पॉपुलर है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, बराबर है नाउ। एक किसान अगर खेती करके कमाता है तो उसकी साल की इनकम भले 500 करोड़ ही क्यों ना हो, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1 रुपए का टैक्स नहीं है किसानों को। अरे हां कि ना, बराबर। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, बराबर। और कौन से सेक्शन में मालूम है? 10। ऐसे करके 45 की लिस्ट है। तो इनकम के साथ दो बातें, क्या? आइदर इनकम विल बी टैक्सेबल, तो आज के बाद जहां जहां इनकम देखोगे दो चीजें दिमाग में आएंगी आपके, अरे पक्का सर और कोई ट्रीटमेंट हो सकता है इनकम को लेकर? ना, या तो इनकम टैक्सेबल होगी या इनकम एग्जेम्प्ट होगा, और कोई तरीका है ही नहीं। अब सुनो, इनकम के साथ साथ आपको एग्जाम में एक्सपेंडिचर्स भी आएंगे। क्यों? गवर्नमेंट जानता है बिना एक्सपेंस के कभी कोई इनकम कमा ही नहीं सकता। अरे इफ यू वांट टू अर्न समथिंग यू हैव टू स्पेंड समथिंग, बिना खर्चे के कभी कोई इनकम होती ही नहीं। यार बहुत सिंपल है, अगर मैं लेक्चर लेने के लिए यहां पे आया हूं तो मेरे को ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो लगाई है, बराबर है। तो इनकम कमाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने ही पड़ते हैं। तो आपको ना इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर्स भी देंगे। अब सर एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट करेंगे? तो गाइज एक्सपेंडिचर करना ना हमारे लिए एक बून है, एक वरदान है टैक्स बचाने का। सर कैसे? आप जितना ज्यादा एक्सपेंस करोगे, चलो एग्जांपल लेते हैं, ऐसे नहीं समझेगा। मान लो कि मैंने एक इनकम कमाई 5 लाख रुपीस की, हाउ मच इनकम आई अर्न? 5 लाख। लेकिन उस इनकम को कमाने के लिए मैंने कुछ खर्चे किए, मेरा 2 लाख का खर्चा हो गया, एक्सपेंस हुआ है 2 लाख। बताओ मुझे कितनी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए? 5 लाख पे कि एक्सपेंस को माइनस करने के बाद बची हुई इनकम पे? क्या बोलते हो? 3 लाख पे लगनी चाहिए। तो देखो एक्सपेंस को आपने माइनस किया कि नहीं किया, तो एक्सपेंस को माइनस करने से आपकी इनकम लेवल क्या हो जाती है? तो आपको टैक्स भरने को कम आता है। तो एक्सपेंडिचर एक टैक्स बचाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना अगर कोई टैक्स एडवाइजर आपको बोलता है ना कि मैं आपका टैक्स बचा के दे दूंगा, तो वो इनकम पे टैक्स नहीं बचाता, वो आपके एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है। ही मैनेज योर एक्सपेंसेस। इनकम पे टैक्स देना है, उसमें मैं तुमको टैक्स एडवाइस क्या, मैं तुम्हारे एक्सपेंडिचर को मैनेज करूंगा, मैं तुम्हारे एक्सपेंडिचर को बढ़ाऊंगा। जितना एक्सपेंडिचर बढ़ाऊंगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट, तो टैक्स भरने को ऑटोमेटिकली कमाएगा। एक्सपेंडिचर बराबर एक जबरदस्त तरीका है टैक्स बचाने का, लीगल वे, इलीगल वे नहीं, लीगल तरीका, बराबर। तो जो बंदा एक्सपेंस को मैनेज करना सीखता है ना, वो टैक्स फील्ड में बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि वही अपने कस्टमर्स का टैक्स बचा के दे सकता है। तो सुनो, एक्सपेंडिचर के साथ 2 ट्रीटमेंट होंगे। तो गवर्नमेंट भी बहुत स्मार्ट है गाइस, गवर्नमेंट अच्छा तुम ऐसा करोगे तो एक्सपेंडिचर के साथ को या तो आपको डिडक्शन मिलेगा या तो नो डिडक्शन। Either expenditure allowed for deduction or expenditure not allowed for deduction। एक मिनट सर, ये डिडक्शन और नो डिडक्शन क्या होता है? नाउ एक्सपेंस को इनकम से माइनस करना इज कॉल्ड डिडक्शन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नाउ लिसन, आपने 2 लाख को 5 लाख से क्या किया? माइनस। इट इज कॉल्ड कि आपने 2 लाख का क्या लिया? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है एक्सपेंस को इनकम से माइनस करना, बराबर। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट लुटेरी नहीं है, वो कहते हैं कि आराम से इनकम कमाओ, पहले सारे खर्चे माइनस कर लो, फिर जो बची हुई इनकम है ना उस पे यू आर लायबल टू पे द टैक्स। यू आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स ऑन ग्रॉस इनकम्स। तो मैंने कमाया तो 5 लाख ना, बट गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख पे टैक्स नहीं लगाया। गवर्नमेंट बोलता है प्रवीण आराम से टेंशन ना ले, तूने ये 5 लाख को कमाने के लिए जो भी खर्चे किए हैं पहले सारे खर्चे माइनस कर ले, फिर जो तेरे पॉकेट में बचा है ना उस पे टैक्स भरियो, जिसको आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में नेट प्रॉफिट कहते हो। तो याद रखना पूरे टैक्स में ना आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों देंगे।
आप डायरेक्टली कभी इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप पहले उस इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। हम हर चैप्टर में यही करने वाले हैं। होप अंडरस्टूड। तो मैं फिर से कह रहा हूं, नाउ आज का फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको एकदम बेबी स्टेप से लेकर जा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं ये उम्मीद से कि आप लोग को चीजें समझ रही हैं, बराबर। नाउ एक्सपेंस को इनकम से माइनस करने के टर्म को क्या कहते हैं? डिडक्शन। तो अब से मैं डिफाइन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ये इसका डिडक्शन मिलेगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन मिलेगा मतलब तुम्हारा ब्रेन सीधा बोल रहा चाहिए कि हाँ ठीक है माइनस करना है, और जब मैं बोलूं नो डिडक्शन तो क्या बोलोगे? माइनस नहीं करना है। अच्छा अब मुझे बताओ, एक्सपेंस माइनस करने को ना मिलना हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। साला खर्चा करके भी माइनस करने को नहीं मिला तो मेरी इनकम ज्यादा दिखेगी, तो टैक्स भरने को ज्यादा आएगा। तो लीगल तरीका है एक्सपेंस को बढ़ाओ, जितना एक्सपेंस बढ़ाओगे जितना माइनस करोगे उतना टैक्स, इनकम कम होगी टैक्स भरने को कम आए। कमाओ जी भर के, जबरदस्त कमाओ, इनकम कम करने का एक ही तरीका लीगल। होप यू अंडरस्टूड। सर एक टैक्स एडवाइजर कैसे हमारे एक्सपेंस को मैनेज करता होगा? गाइस बहुत तरीके हैं। एक्सपेंस बढ़ाओगे कैसे? अब मेरे लिए कहना तो आसान है कि एक्सपेंस बढ़ा दो, कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे बढ़ा दोगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑडिट नहीं होती, कुछ भी लिख दोगे बुक्स में एंट्री नहीं। अब सुनो नाउ, नहीं थोड़ा बहुत से तो टैक्स नहीं बचेगा ना। अब लिसन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इसे कहते हैं पैसा घुमाना। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया, बराबर है। क्लाइंट बोलता है प्रवीण मेरा इनकम 20 लाख दिख रहा है, आई वॉन्ट टू जस्ट शो 10 लाख, 10 लाख रुपए का इनकम। हाँ ऑलरेडी वो बाकी के जो लीगल खर्चे तो माइनस कर ही चुका है, अब मैं 10 लाख रुपए कैसे बचाऊं? तो मेरे को उसके खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। तो वाले मैं उनको क्या बोलूंगा, एक काम करो, मेरे पास 10 बंदे हैं, बराबर 9, ठीक है, उन लोग को 2-2 लाख रुपए की सैलरी दे दो। लिटरली पैसा घुमाना पड़ेगा, खाली से एंट्री मारने से अकाउंट से अप्रूव नहीं होता, एक्सपेंस है। तो मैं बोलूंगा ये देखो मेरे पास 10 बंदे हैं, इनको 10-10 लाख, इनको 1-1 लाख 1.5 लाख का क्या दे दो, चेक, सैलरी दो। वो लिटरली मेरे बंदों को क्या देंगे, सैलरी। पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसके अकाउंट में क्या दिखेगा, खर्चा, बराबर है। बाद में कैश निकाल के वापस दे देंगे उनको। तो लॉजिकली खर्चा हुआ भी नहीं, लेकिन बुक में एंट्री आ गई। अब सैलरी बुक करो, डिडक्शन ले लो। बट सर वो जो 10 बंदे हैं जिसको पे किया, वो 10 बंदों की तो इनकम दिख गई, तो टैक्स तो उनको आएगा। और पहली चीज, दूसरा चीज, ये बंदे एडजस्टमेंट मेरे लिए करेंगे क्यों? सुनो, उनको टैक्स भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे में इंडिया में एक बंदे को 3 लाख तक तो एग्जम्प्ट है। अरे एक बंदे को 3 लाख रुपए तक क्या है, नो टैक्स, बराबर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी तुम्हारे साथ सेटिंग कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स आता है, मुझे ना इस बार मान लो कि 20 लाख का इनकम हो रहा है, तो मेरे को 30% टैक्स आने वाला है, हाँ कि ना। अब मैं क्या करूं, मैं इतना टैक्स भरना नहीं चाहता, तो मैं तुम लोग के साथ सेटिंग कर लूंगा। तुम मेजर तो हो ही, मेजर हो ना, मैं आपको अपने फॉर्म में क्या दिखाऊंगा, एम्प्लॉय, बराबर है। और तुमको क्या बोलूंगा, एक काम करो ना यार, मैं तुमको 3 लाख का चेक दे रहा हूं, तुम्हारे अकाउंट में डालो सैलरी बोल के, और मुझे कैश निकाल के वापस दे दो। तो मैंने तुमको 3 लाख का चेक दिया, मेरे अकाउंट में एक्सपेंस दिखा, मेरा 20 लाख में से 3 लाख और एक डिडक्शन, सीधा पहुंचूंगा 17 लाख पे, और तुमसे कैश वापस ले लूंगा। मेरा पैसा तो मेरे पास ही आ गया, लेकिन खर्चा दिखाया कि नहीं दिखाया? लेकिन सर मेरे आपके लिए मैं ये सेटिंग क्यों करूंगा, बराबर है। हाँ तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा ना, तुम 3 लाख रुपीस में से 2,90,000 वापस देना, 10,000 तुम रखना, जाओ पार्टी करो। बोलो करने को तैयार हो? देख लो अब तुम सारे ही तैयार हो गए, हाँ कि ना। तो फिर तो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलूंगा देखो मेरे पास और 100 बंदे हैं, 3-3 लाख रुपए सबके, 3 करोड़ रुपए का किसी का भी टैक्स बचा सकता हूं। अरे यार सर क्लाइंट मुझे क्या देगा, फीस। अरे नहीं समझा गाइस, आपको बताएं बोगस कंपनी समझते हो ना क्योंकि कंपनियां ओपन कहां होती है, बुक्स में, बराबर। एक कंपनी ओपन करने के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, 2। अरे प्राइवेट लिमिटेड रे, अरे मिनिमम हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड? तो मालूम है प्राइवेट लिमिटेड में घर की कंपनी खोल दूंगा, और मालूम है सारी धांधली करते कौन है, बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन बेचारे तो सब डिसेंट बंदे, उनको तो कुछ समझता भी नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज,
क्योंकि लॉ तो उन्हीं को आ रहा होता है, बराबर। कितनी सारी बोगस कंपनियां आप खुद ही खोल देते हो, कंपनी तो बुक्स में ऊपर होती है, एमओए बन जाएगा। सर दो डायरेक्टर कौन बनेंगे? कंपनी लॉ में रूल है ना, डायरेक्टर को जेल हो सकती है। एक मिनट, धारावी से उठाओ ना किसी दो लोगों को। तुम कभी भी अपनी कंपनी नहीं खोलोगे, तुम बनोगे उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी। अरे हम कंपनी नहीं खोलते, हम खुलवाते हैं कंपनियां। अरे अग्री करते हो ना? कोई भी दो लोगों को उठाओ, गरीबों को, उनको बनाओ डायरेक्टर, खोलो कंपनी और घुमाओ पैसा। सर लेकिन अगर वो दो लोग क्यों मानेंगे? उनको बोलेगा हर महीने आने का तेरा 1,20,000 का पैकेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर एजीएम वेजीएम वो सब डॉक्यूमेंट पे, मेरे खाने के टेबल पे। अरे बराबर, एजीएम बीजीएम सब बुक्स में होती है, मिनट्स सब मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। बराबर, किसी दिन जेल हो गई, तुम्हारे घर वालों को पैसा पहुंचाऊंगा, वो इसकी भी टेंशन मत लो, अपना करोड़ों का टर्नओवर है। तेरे दो रिश्तेदारों को लेकर एक और नई कंपनी खोलने की है। अरे और रजिस्टर्ड ऑफिस मेरे घर का बाथरूम। एक मिनट, कंपनी में लिखा है कमर्शियल प्रॉपर्टी ये वो फिलहाल। अरे किसी जंगल में कोई भी इनर कॉलम में एक 8,000 रुपए की दुकान खरीद लो यार महीने की रेंट पे, बना रजिस्टर ऑफिस, बंद पड़ा है। कितनी सारी जमीनें हैं जिसको ऑफिस दिखा है लेकिन खाली बोर्ड ही लगा है, केके एंड सन्स। कंपनी वो तो अज्यूम कर देगी मेरी फैक्ट्री, किधर जमीन है, हाँ वो उधर पता है लॉ में, एमओए में वही दिख रहा है कि इधर फैक्ट्री चल रही है। अरे समझा? हाँ तो मेरे को एक चीज बताओ, इतना सब ज्ञान देने का आउट ऑफ द सिलेबस है, हाँ इग्नोर कर। लिसन, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स इनकम हाइडिंग इज नॉट द सोल्यूशन। वो तो किसी दिन पकड़ेगा तो ब्लैक मनी मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेव द टैक्स? अपने एक्सपेंडिचर्स को, और एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाते हैं समझा? यस, अब आ जाओ एक्सपेंडिचर की बात करें। नाउ अब लिसन, इनकम टैक्स भी बहुत स्मार्ट है, इसलिए इनकम टैक्स ने कहा है जहां जहां मुझे लगेगा ना कि तुमने फेक एक्सपेंडिचर्स बताए हैं उसको मैं क्या करूंगा? नो डिडक्शन। अब सुनो, पूरे इनकम टैक्स में 60 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसका डिडक्शन कभी नहीं मिलता, और वो 7 एक्सपेंसेस आपको हमेशा दिमाग में रखने होंगे क्योंकि सब में किधर भी आएगा, बराबर। नाउ देयर आर 7 एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर नेवर अलाउड फॉर डिडक्शंस। तो गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शंस तो कभी अलाउ ही नहीं किया क्योंकि वो सारे बोगस ही होते हैं। नाउ सुनो, सबसे पहला एक्सपेंस, एनी पर्सनल एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड फॉर डिडक्शंस। कौन से एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड? पर्सनल एक्सपेंडिचर्स नॉट अलाउड। सर ये व्हाट इज दिस पर्सनल एक्सपेंडिचर? नाउ गाइस, शादी ब्याह नहीं, मतलब बिजनेस को छोड़ के कोई भी एक्सपेंस इज अ पर्सनल। जैसे आपके घर चलाने का खर्चा, बराबर। आप लोग घर चला, मान लो कोई रेंटेड हाउस पे रह रहा है, एवरीवन दे आर पेइंग रेंट, घर का रेंट है, वो पर्सनल एक्सपेंस है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बराबर। आपके घर चलाने के जो भी खर्चे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, व्हाटएवर मे बी द थिंग्स, ये सारे पर्सनल खर्चे हैं, नो डिडक्शन। इनकम टैक्स कहता है इनकम अर्निंग और अपने पर्सनल खर्चों को क्या रखो। अगर मालूम है पर्सनल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दे दिया ना तो तुम तो अपने घर चलाने के खर्चे सारे माइनस कर दोगे और बोलोगे मैं तो उधारी पे चल रहा हूं, लॉस है, हाँ कि ना? बोलता नहीं। तो सर कौन से खर्चे अलाउड है? तो सुनो, इनकम टैक्स कहता है वही खर्चे जो उस इनकम को कमाने के लिए जरूरी है। पर्सनल एक्सपेंसेस आर अनरिलेटेड, पर्सनल एक्सपेंसेस आर अनरिलेटेड। लेट्स टेक वन एग्जांपल। कुछ लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे, एग्जांपल से आप कन्विंस हो जाओगे। सुनो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जब मैं ये क्लॉज पे लेकर आऊंगा ना तब मैं बाद में इतना डिटेल्स नहीं बताऊंगा, हाँ, क्योंकि रिपीटिंग अगेन अगेन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहले ही सुन लो। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस में 50 लाख की इनकम हुई है। कितनी इनकम हुई है? इस साल का नेट प्रॉफिट है मेरा 50 लाख, बराबर। अब मैंने ना एक दिन अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉइज, इन सबको पार्टी दी, इन सबको पार्टी दी, बराबर। अपने सारे कस्टमर्स थे ना मेरे जितने बिजनेस के, सबको इनवाइट किया। मैंने सारे एम्प्लॉइज को बोला आ जाओ, सबको धमाका पार्टी दी और पार्टी में मैंने 5 लाख रुपया खर्चा किया। हेलो, ठीक है ना? ये 5 लाख का मेरा एक्सपेंस हुआ, बराबर। बताओ इसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। धमाका पार्टी दी मैंने अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज को, मिला आ जाओ, सबको इनवाइट करके धमाका पार्टी, 5 लाख का खर्चा किया पार्टी में, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
नाउ चलो आपका सवाल जवाब अपने पास रखो। कुछ लोग कह रहे मिलेगा, कुछ लोग कह रहे नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अपने दिमाग में जो भी है रख लो। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। उसी के नेक्स्ट डे सेम मेन्यू सेम वेन्यू, अपने दोस्तों को रिलेटिव्स को बुलाया, उनको भी धमाका पार्टी दी, 5 लाख खर्चा किया, 2 बार पार्टी दे दी है। तो कौन दोनों के दोनों पार्टी के एक्सपेंस नॉट अलाउड कि कोई अलाउड? कौन सा वाला अलाउड? हाँ, क्लाइंट्स को पार्टी देना, एम्प्लॉयज को पार्टी देना इज कनेक्टेड टू माय बिजनेस। मैंने क्लाइंट्स को पार्टी क्यों दी? टू डेवलप अ रिलेशनशिप, ताकि बिजनेस और ग्रो करे, मेरा सेल बढ़े। हाँ कि ना? तो उसमें तो मेरा बिजनेस इंटेंशन है, तो मेरा पर्सनल नहीं है, तो मेरा पार्टी एक्सपेंस 5 लाख का डायरेक्शन मिलेगा ना। मैंने अपने रिश्तेदारों को पार्टी दी, अपने दोस्तों यारों को पार्टी दी, उसका इस बिजनेस से कोई कनेक्टेड है? वो आपका पर्सनल मैटर है, तो पर्सनल खर्चा नॉट अलाउड। नहीं समझा? एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स नॉट अलाउड। नाउ सेकेंड, expenses related to winning income not allowed. Expenses related to winning income not allowed. Expenses related to winning income, total 7 ट्रांजेक्शन है, आराम से सुनना। Expenditure related to winning income not allowed. सर ये क्या होता है expenses related to winning income? Now lottery income. अब listen. मान लो मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदी, बराबर है? छोड़ो लॉटरी टिकट जाने दो, हाउसी खेला ना कभी? हाँ बराबर, यस। हाउसी खेल रहा था सोसाइटी में, हाउसी में आई वॉन द इनकम, ठीक है? 8 लाख रुपीस का हाउसी जीता मैंने, फुल हाउसी 8 लाख, बराबर? हाँ सर 8 लाख की हाउसी, तुम लोग 20-20 रुपए की हाउसी खेलते हो रहे। मैं अंबानियों के साथ हाउसी खेलता हूं, जहां पे टिकट साइज ही 1-1, 1.5 लाख रुपए, मतलब अंबानी से थोड़े नीचे वाले। हाँ, अमीरों वाली हाउसी, बराबर है? हाँ, ये वहां पे अनाउंसमेंट नहीं होता 20 रुपए का टिकट है, लास्ट टिकट बिक रहा है, खरीदो, बराबर? सुनो, अमीरों वाली हाउसी। मैंने सोसाइटी में हाउसी खेली, 8 लाख की हाउसी जीती मैंने, लेकिन उस हाउसी को जीतने के लिए मैंने हाउसी टिकट खरीदी होगी। मेरी हाउसी टिकट 1 लाख रुपए की थी। कितने की थी? अब बताओ वो मेरा एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो लॉजिकली मैंने विनिंग कितनी करी? 7 लाख। अभी 1 लाख का तो हाउसी का टिकट खरीदा ना, अगर मैं टिकट खरीदता ही नहीं तो विन होता था क्या? तो कहने से दिस 1 लाख का एक्सपेंस इज जेन्यून एक्सपेंस टू विन माई 8 लाख रुपीज। हाँ कि ना? तो मुझे बेसिकली कितने पे टैक्स लगना चाहिए? 7 लाख पे टैक्स लगना चाहिए। हाँ कि ना? इनकम टैक्स कहता है प्रवीण ये खर्चा विनिंग इनकम का है। विनिंग इनकम इज अ लक फैक्टर इनकम। तू लकी रहा, इससे जीत गया ना, ये खर्चा तुझे माइनस करने को, इवन तो ये खर्चा जेन्यून है, ये खर्चा नहीं करता तो शायद मैं 8 लाख रुपए जीत भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स कहता है प्रवीण फुल 8 लाख रुपीस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि इट इज नॉट योर एफर्ट वाली इनकम, इट इज योर लक फैक्टर इनकम। तो अगर विनिंग इनकम करते हो ना, उसका कोई भी खर्चा जेन्यून हो, वो आपको कभी डिडक्शन करने के लिए, तो याद रखना एग्जाम में जानबूझ के ना वो विनिंग इनकम भी देंगे और उसके कनेक्टेड एक्सपेंसेस भी देंगे। आप एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करेंगे, अगर माइनस किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ऑफ यू? अच्छा, लेकिन सर डाउट ये आना चाहिए, काउंटर डाउट, सर चलो रूल बन गया, हम समझ गए, बट सर ये एक्सपेंस वाज जेन्युइनली अटैच्ड टू दिस इनकम ओनली, तो माइनस करने को हमको लगता है लॉजिकली तो मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 1 लाख का खर्चा नहीं देता तो 8 लाख जीतता ही नहीं मैं। एम आई करेक्ट? तो जेन्युइन खर्चा है तो सर डिडक्शन मिलना चाहिए। सुनो इनकम टैक्सेस का रीजन क्या दिया, बोलते प्रवीण सुन, नाउ अगर मान लो तुमने 1 लाख की हाउसी की टिकट खरीदी, हेलो, और तुमको हाउसी नहीं लगी होती, ये तो तुम लकी रहे और तुमको हाउसी लग गए, नहीं लगा होता तो भी तो ये खर्चा था, तब ये खर्चा क्या होता? तो मैं कहता हूं ये तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस होता। तो बोलता देखना पहले से तो लिख के रखा है एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, क्योंकि विनिंग इनकम के लिए आप कोई भी खर्चा करते हो आपका पर्सनल है, वो तुम लक पे खेलते हो, लकी रहे तो जीत जाओगे, नहीं तो वो जो तुम्हारा खर्चा है, खर्चा तो होना श्योर था, इनकम जीतना श्योर, तो वो तुम्हारा खर्चा पर्सनल माना जाता है, इसलिए नॉट अलाउड। पीछे का लॉजिक समझ रहे हो, हाउ दिस रूल हैज बीन मेड नाउ? तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू विनिंग इनकम इज नॉट अलाउड। सर थर्ड एक्सपेंस कौन सा जो हमको कभी माइनस करने को नहीं मिलेगा? लिसन, एनी अनरीजनेबल अमाउंट पेड टू रिलेटिव नॉट अलाउड। लिखता हूं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हर एक एग्जाम्पल एक कंसेप्ट है, याद रखो। एनी
unreasonable amount, any unreasonable amount paid to relatives not allowed, any unreasonable amount paid to relatives not allowed. सर अब ये क्या होता है? एग्जाम्पल के एंगल पकड़ो. गवर्नमेंट ने रूल बहुत एक्सपीरियंस से बनाए हैं ना. सुनो प्लीज सुनना. मेरा एक बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस चलता है मेरा. इस साल का मेरा नेट प्रॉफिट है 40 लाख. कितना है नेट प्रॉफिट? 40 लाख मेरा नेट प्रॉफिट है. साला 30% के स्लैब पे आता हूं, बराबर. अब सुनो, मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस में ना मेरा ब्रदर मेरे साथ ही है बिजनेस में, तो मैंने अपने ब्रदर को एम्प्लॉय बताया है. क्या हम अपने रिश्तेदारों को अपने कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बता सकते? बता सकते हैं, कोई खराबी है? अब मेरा ब्रदर मेरे साथ बिजनेस में काम करता है. ही इज अ मैनेजर, पूरा मैनेज करता है. मैंने उसको 10 लाख का पैकेज देके रखा है कि तू मेरे लिए काम कर, बराबर है. मुझसे कितनी सैलरी लेना? 10 लाख. अब बताओ ये सैलरी मुझे माइनस करने को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, हाँ कि ना? क्योंकि सैलरी पे करना मेरा बिजनेस का खर्चा है और जेन्युइन खर्चा है. एम आई करेक्ट? तो मुझे 10 लाख रुपए का डिडक्शन लेना चाहिए और मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 30. और पैसा घर का घर में ही है. ब्रदर मेरे साथ ही रहता है. अरे हेलो, मतलब लोग क्या करेंगे, अपने रिलेटिव्स को एम्प्लॉय दिखा दिखा के उनको सैलरी देंगे, अपना खर्चा बढ़ाएंगे और टैक्स बचाएंगे. चलो ब्रदर तो ठीक है, मान लो स्पाउस, वाइफ. मैंने अपनी फैक्ट्री में अपनी वाइफ को एम्प्लॉय दिखाया, 10 लाख रुपए के नाम का चेक निकालता हूं. अरे हेलो, और घर पे जाके पैसे वापस. मतलब मेरी घर की इनकम तो उतनी की उतनी रही, खाली बुक्स में क्या बुक हो गया? एक्सपेंस. अब बताइए खर्चा मुझे माइनस करने को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आराम से सोचो, न्यूट्रल सोचना, वन साइडेड नहीं. वन साइडेड सोचोगे तो कभी तुम लॉ मेकर नहीं बन सकते. क्या बोलते हो? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पे मेरा क्लियर कट इंटेंशन क्या है? टैक्स इवेशन करना. मैं खाली फेक खर्चे बता रहा हूं. लेकिन व्हाट इफ माय वाइफ और माय ब्रदर जेन्युइनली वर्किंग फुल टाइम इन दैट कंपनी? मेरा क्वेश्चन समझा? एक मिनट. अगर मेरा ब्रदर मेरी फैक्ट्री में 12 घंटे मैनेजिंग नहीं करता तो मुझे कोई बाहर वाला बंदा नहीं रखना पड़ता, तब मैं उसको सैलरी देता तो डिडक्शन मिलता था ना. जस्ट बिकॉज ही इज माई रिलेटिव डिडक्शन ना मिले तो गलत है ना. तो इनकम टैक्स कहता है प्रवीण तू अपने रिलेटिव्स को पे करता है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम, डिडक्शन मिलेगा. क्योंकि बाहर वालों को पे करो, रिलेटिव को पे करो, इट्स ओके. लेकिन रीजनेबल अलाउड होगा, अनरीजनेबल नॉट अलाउड. मतलब इनकम टैक्स बोलता है प्रवीण वो तेरा ब्रदर है, मुझसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. मुझे खाली इतना बता, अगर तेरा ब्रदर तुझे बिजनेस में हेल्प नहीं करता तो तू बाहर का मैनेजर रखता? मैं बोला हाँ. बोलता उस मैनेजर को कितनी सैलरी देता? मैं बोला 5 लाख. तो बोलता प्रवीण तो रीजनेबल क्या है? तो बाकी के 5 लाख तूने खाली खर्चा बढ़ाने के लिए दिए ना. तो बोलता है प्रवीण रीजनेबल अलाउड होगा, अनरीजनेबल. तो मैंने यहां पे क्या लिखा? अनरीजनेबल नॉट अलाउड. रीजनेबल अलाउड है, अनरीजनेबल. क्योंकि अनरीजनेबल जस्ट बिकॉज ये तुम्हारा ब्रदर है, तुम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर रहे हो, दैट इज ड्यू टू इमोशन अटैचमेंट, या तुम्हारा इंटेंशन टैक्स, खर्चा बढ़ा के टैक्स बचाने के. तो रीजनेबल अलाउ करूंगा जितना तुम बाहर वालों को पे करते हो, बाकी का अलाउड नहीं करूंगा. तो एग्जाम में ना बहुत सारी इनकम के साथ साथ वो लोग बोलेंगे पेमेंट टू ब्रदर, पेमेंट टू सन, पेमेंट टू वाइफ, बराबर, बिकॉज दे आर हेल्पिंग इनटू द बिजनेस. और वो लोग आपको रीजनेबल अनरीजनेबल दोनों देंगे कि पे किया सैलरी 5 लाख लेकिन रीजनेबल 3 ही लाख है, तो आप माइनस कितना करोगे? 3 लाख. डिडक्शन 3 लाख का कितना माइनस नहीं करोगे? तो अनरीजनेबल. अरे मैं नो डिडक्शन पढ़ा रहा हूं तुमको, मतलब कितना खर्चा माइनस करने को नहीं मिलेगा. अनरीजनेबल नॉट अलाउड. कितने पॉइंट हो गए? 3. चौथा देखो, फोर्थ एक्सपेंडिचर. Any payment made in cash above 10,000 not allowed. Any payment made in cash above 10,000 not allowed. सर मतलब अब सुनो, ये भी एक गजब का रूल है. बीजेपी सरकार ने, जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने अब पूरा मन बना लिया है कि लोगों को
कैश में डील करने से रोकना, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन इज अ ब्लैक मनी। तुम कैश में पेमेंट्स करते हो, फिर उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन होता ही नहीं है, हाँ कि ना। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि अब कोई भी बिजनेसेस में 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट्स करे। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया लो, अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो, वो पेमेंट तुम्हारे लिए खर्चा है। अगर तुमने 10,000 के ऊपर किसी को भी कैश में पेमेंट किया, हार्ड कैश, तो वो डिडक्शन, वो खर्चा कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो तुम्हारे बिजनेस का, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों? ताकि लोग अब कैश में डील ना करें। हाँ, मुझे तुम्हारे एक्सपेंस से प्रॉब्लम नहीं है, तुम करोड़ों का पेमेंट करो, मैं करोड़ों का डिडक्शन दूंगा, लेकिन बैंक से पेमेंट करो ना, जीपे कर दो, पेटीएम कर दो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, एनईएफटी कर दो, चेक से पेमेंट कर दो, मुझे सब चलेगा। क्या नहीं चलेगा? कैश। क्योंकि अब गवर्नमेंट चाहता है कि दे वांट टू मेक लेस कैश सोसाइटी इंडिया में। क्या? कैशलेस तो नहीं बनेंगे, कैशलेस तो आज तक यूएस नहीं बना, लेस कैश। उसी के लिए तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि नहीं, अरे यार आप यूपीआई यूज करो, बारकोड्स यूज करो, ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करो, कैश क्यों चाहिए। और गवर्नमेंट ने जीरो कैश नहीं किया, कितना कैश किया है? 10,000 के अंदर कैश है, अब मैं आपको रिडक्शन दूंगा, बराबर। अब मालूम है इससे क्या फायदा हुआ है? अब बिजनेसमैन ना किसी को भी 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट्स, क्योंकि उनको रिडक्शन ही नहीं मिलता। तो मालूम है ये जो चाय की टपरी वाले हैं ना, ये भी पकड़ में आने लग गए। सर कैसे? देखो फायदा देखो, फिर सुनना, तुमको रूल क्यों समझ में आना चाहिए ना। पहले क्या होता था, जैसे ये चाय वाले हैं ना, इनका हमारे क्लासेस वालों से टाई अप है। अरे जब भी फोन करते हैं, स्टाफ चाय मंगाता है, इनका मंथली बिल आता है 25,000 30,000 ओनली फॉर टी, बराबर। इनका महीने का बिल कितना आता है? अब पहले हम क्या करते थे, इनको कैश ही देते थे, क्योंकि इनका कोई बैंक अकाउंट कुछ होता ही नहीं था। होता था भी तो भी साले बोलते थे सर कैश ही दो ना, बैंक नहीं है हमारा। इनका टर्नओवर बहुत गजब है, पर दिखता। तो अब गवर्नमेंट इन लोगों को कैसे पकड़े? तो गवर्नमेंट ने हमारे पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, आज के बाद तुम किसी को भी 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट्स नहीं करोगे। तो अब हम लोग चाय वाले को क्या देते हैं? चेक। तो अब चाय वाले को झक मार के अकाउंट ओपन करवाने पड़े। तो ऐसे ऐसे लोगों का टर्नओवर जो कभी इनकम टैक्स भरते नहीं थे, वो सब गवर्नमेंट की नजरों में आने लग गए। तो द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज गेटिंग ऑर्गेनाइज नाउ। नहीं समझा? 10,000 तक कैश पेमेंट्स करो। तो एग्जाम में ना आप लोग को कैश वर्ड आ गया, तो आप अमाउंट की लिमिट चेक करोगे। अगर आपको दिखता है कि अरे यार ये तो 10,000 के ऊपर का कैश है, तो आप नॉट अलाउड कर दोगे, आप डिडक्शन नहीं लेंगे। कोई डाउट है इसमें? बोलो सर। नहीं, पर ट्रांजैक्शन एक आदमी को 10,000 के ऊपर। मैं चाय वाला बोला तो वो अकेला आदमी है ना, ऐसा। अरे ऑल ऑफ यू पक्का पर ट्रांजैक्शन है, ऑब्वियसली 10,000 तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना, समझ आया? पक्का। नाउ तो एनी पेमेंट मेड इन कैश अबाउट 10,000 नॉट अलाउड। जीपे करो, पेटीएम करो, सब चलेगा, कैश नहीं चलेगा। गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अभी गवर्नमेंट को कैश नहीं चाहिए कि आप डील करो। होप यू अंडरस्टूड। नाउ धीरे धीरे 500 का नोट भी हट जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट के अभी प्लान तो है, बट इस बार थोड़ी बीजेपी की भी बैंड बजी पड़ी है। दे डोंट वांट 500 की करेंसी नाउ। उनका टारगेट है, दे आर प्लानिंग, हो जाए तो, कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन इंडिया में 100 रुपए का नोट होना चाहिए। 100 200 बस, 200 भी मैक्स है, 500 नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तो पहले 2,000 का नोट निकाला था, वो मजबूरी में निकाला गया। जब डीमोनेटाइजेशन किया था 500 और 1000 की करेंसी, तो वो लोग बैलेंस नहीं कर पाए, उतनी प्रिंटिंग नहीं हुई और पब्लिक पैनिक कर गया। थोड़ा अनप्लान्ड हो गया था ना उनका डीमोनेटाइजेशन। तो बैलेंस करने के लिए, अरे 500 के नोट छापने, 500 के नोट छापूंगा तो 2,000 का एक नोट बनेगा। तो उन्होंने पहले बैलेंस करने के लिए मशीनों को पहले बोला 2,000 नोट छाप दो ताकि इकोनॉमी बैलेंस हो जाए। फिर बाद में 3-4 साल चलाया, फिर 2,000 का नोट भी क्या कर दिया? बंद। दे डोंट वांट। अरे उनको 1,000 का नोट नहीं चाहिए था उस टाइम पे, पर मजबूरी में फिर 2,000 का करेंसी निकालना पड़ा। अब उन्होंने 2,000 बंद किया है और 500, उसके बाद बैलेंस हो जाए, लेकिन एकदम धीरे धीरे स्मूथली, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो लोग बंद। 2,000 का डिमोनेटाइजेशन आपको पता चला, उन्होंने 90% कैश जब जब बैंक में आता था उसको रिसाइकल करके 500 में कन्वर्ट कर दिए। फिर जो घरों में बचे थे ना 10%, उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया 6 महीने का टाइम में बंद कर रहे हैं, वेरी स्मूथली। दे डोंट वांट, क्योंकि अब वो डिजिटल मूवमेंट को, जितना बड़ा नोट होगा तुम डिजिटली जाओगे ही नहीं, बराबर है। अब वो डिजिटल्स को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो जैसे से हमारे इंडिया का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, ये करेंसी को कम करेंगे। तो सारे बड़े ट्रांजैक्शन फिर किसमें होंगे? डिजिटल पेमेंट्स, बैंक, सब।
बराबर, ताकि लोग कैश डील करना बंद करें, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है। होप अंडरस्टूड। खैर वो सब अदर तरीके हैं, हम इनकम टैक्स से वापस आ जाते हैं। रूल समझा? नाउ फोर्थ के बाद फिफ्थ। नाउ सर फिफ्थ ट्रांजेक्शन कौन सा? गाइस फिफ्थ है ना, सुनो, एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ, आपको कोई भी इलीगल एक्सपेंसेस माइनस करने को नहीं मिलेगा। सर ये इलीगल एक्सपेंस क्या होता है? ब्राइब देना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, हफ्ता देना एक्सेट्रा। सर हफ्ता? हां, मेरा भाजी का मार्केट है, भाजी मार्केट में मेरा ठेला है, आपको पता है उन सारे भाजी वालों को हफ्ता देना पड़ता है, पॉलिटिशियंस को, लेकिन वो इलीगल एक्सपेंस है पर देना पड़ता नहीं, तो मुझे खड़े रह के भाजी बेचने भी नहीं दे रहे। बराबर है। ये जो हॉकर्स है, बराबर, पानी पूरी वाले, ये सब अपना ठेला रोड पे लगाते हैं कि नहीं? दे हैव टू पे व्हाट? हफ्ता टू द लोकलाइट पीपल्स। बराबर। अब मेरी मजबूरी है, कौन उनसे मगजमारी करे, लेकिन मेरा खर्चा तो है ना रोज का, बराबर, पर मेरे को डिडक्शन, क्योंकि इलीगल खर्चे हैं। यार मैंने फेवर में किया, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता हूं अपना बिजनेस का काम करवाने, फाइल ही आगे नहीं बढ़ाते, इंटरक्ली वो लोग मुझसे क्या मांगते हैं? पैसा। तो मैं उनके पीछे चक्कर काटूं कि बिजनेस करूं कि पैसे देके काम करवा लूं, लेकिन वो इलीगल एक्सपेंस है, प्रमोट हो रहा है। अगर इसका डिडक्शन मिल गया तो तुम्हारा टैक्स बच गया, तो लॉजिकली गवर्नमेंट ने इंटरक्ली इलीगल एक्सपेंसेस को प्रमोट कर दिया। बोलता ना, मैं इसका डिडक्शन नहीं दूंगा। अरे ऑल ऑफ यू, तो इलीगल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। होप अंडरस्टूड। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, मैं समझ जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो टैक्स भरना भी तो एक खर्चा है। अरे मेरी इनकम पे मुझे क्या भरना पड़ रहा है, तो टैक्स भरना मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। इनकम टैक्स कहता है इनकम टैक्स का रिडक्शन, क्योंकि उसी को तो कैलकुलेट करने के लिए टैक्स पढ़ रहे हो, हाँ कि ना? इनकम टैक्स खुद एक खर्चा है, बट इनकम टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलेगा इफ यू आर पेइंग एनी इनकम टैक्स। मान लो किसी ने कहा कि मैंने 1 लाख का इनकम टैक्स भरा, तो 1 लाख का खर्चा हो गया ना, अरे आई पे टू द गवर्नमेंट, तो मेरे लिए तो खर्चा है, इसका रिडक्शन नॉट अलाउड। होप यू अंडरस्टूड। पक्का लिटरली एग्जाम में आएगा इनकम टैक्स पेड 2000, तो तुम लोग का खर्चा रिडक्शन, इनकम टैक्स का रिडक्शन नो। अरे बराबर। अब लास्ट प्लीज सुनना, लास्ट पॉइंट पढ़ने के लिए ना थोड़ा फोकस चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो ना, तो माइंडसेट पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिसन नाउ, एनी पेमेंट मेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब सुनो, गवर्नमेंट ने ना एक बहुत अच्छा चेन बनाया है, द कंसेप्ट इज कॉल्ड टीडीएस। पूरा का पूरा चैप्टर है अपने इनकम टैक्स में, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 14 है, वो बाद में पढ़ेंगे, मेरे को अभी वो नहीं चाहिए। सबसे पहले टीडीएस का इंपॉर्टेंस को समझ लो। व्हाट इज टीडीएस? नाउ सुनना, टीडीएस काम कैसे करता है इंडिया में। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब लिसन, नॉर्मली इनकम टैक्स भरने का पैटर्न क्या है? व्हाट इज द चेन? सुनो, मैं आपकी बात करता हूं, आपको मेरी चीजें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जेके शाह क्लासेस, जेकेएससी से मुझे पेमेंट आती है, आई एम अर्निंग इनकम फ्रॉम यू और फ्रॉम जेकेएससी? जेकेएससी, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यू। अरे हाँ कि ना? तो लिसन, तो जेकेएससी मेरे लिए पेयर है और प्रवीण इज अ पेई। जेकेएससी ने प्रवीण को कहा कि प्रवीण मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, तुझे 50,000 पर मंथ का सैलरी दूंगा। मैं जॉब पे लग गया, भोला भाला सा आदमी। अरे हाँ कि ना? अब सीधा सीधा क्या होना चाहिए, जेकेएससी मुझे हर महीने 50,000 की सैलरी देता है। 50,000 जेकेएससी के लिए क्या? एक्सपेंस। अरे हेलो, हाँ कि ना? प्रवीण के लिए क्या? इनकम। तो ये इनकम पे प्रवीण इज लायबल टू पे द टैक्स। तो प्रवीण किसको टैक्स भरेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब मान लो मेरी इनकम पे मुझे 10% टैक्स लगना चाहिए, तो 50,000 पहले मेरे पास इनकम आएगी, पहले मैं कमाऊंगा और फिर इसका 10% टैक्स मैं गवर्नमेंट को भरूंगा। कितना? 5,000। आई विल गोइंग टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट 5,000। मेरे पॉकेट में कितना बचेगा? 45, जिससे मैं अपना घर चलाऊंगा। अरे इनकम पे टैक्स है ना, तो मेरी इनकम में मैं खुद ही टैक्स भरूंगा, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो प्रवीण हर महीने कमाता है,
टैक्स भरता है, गवर्नमेंट को भरना चाहिए। अब गवर्नमेंट को पता है कि इनकम कमाने वाले इंडिया में कभी टैक्स नहीं भरेंगे, इट्स वेरी पिंचिंग। अरे यार कौन भरना चाहेगा, मैं 1000 रास्ते ढूंढूंगा पहले टैक्स बचाने के, तो ऐसे तो फिर देश कैसे चलेगा, हाँ कि ना। तो गवर्नमेंट ने देख लिया, गवर्नमेंट को पता था प्रवीण शक्ल से ही चोर दिखता है, हाँ कि ना, ये कभी टैक्स भरेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है यार फिर तो ऐसे टैक्स कभी मिलेंगे ही नहीं किसी से भी। तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट निकाला टीडीएस। गवर्नमेंट ने ना जेकेसी पे बर्डन डाल दिया। जेकेसी को कहा कि सुन जेकेसी, प्रवीण की इनकम का सोर्स कौन है, तुम। अरे हाँ कि ना, तो तुम ना प्रवीण को कभी भी 50,000 अब पे नहीं करोगे, तुम 50,000 में से उसका क्या काटोगे, टैक्स 10%। और प्रवीण को कितना पे करोगे, तो हर बार मेरे घर पे सिर्फ 45,000 का चेक आता है, और जेकेसी प्रवीण के भी हाफ पे गवर्नमेंट को क्या जमा कराएगा, दिस इज कॉल्ड टीडीएस। तो टीडीएस एक्चुअली इनकम टैक्स ही है, बट टैक्स काटा कहां पे, सोर्स पे, क्योंकि जेकेसी इज माई सोर्स। तो जहां इनकम जनरेट होती है ना वहीं पे टैक्स काट दो। तो सर ये टैक्स काटने की जिम्मेदारी किसकी, पेयर की। एनीवन हु पर्सन पे द इनकम हमेशा टैक्स काटने के बाद ही मिलता है। और गाइस हमारे इंडिया में हर चीज पे टीडीएस लगता है, ऑन एवरी इनकम देयर इज अ टीडीएस। कोई भी बंदा आपको पेमेंट बिना टीडीएस काटे नहीं देगा। आपके घर पे भी जो लोग इनकम कमा रहे हैं ना, वो इनकम टीडीएस काटने के बाद ही मिल रही है। अरे ऑल ऑफ यू बक्का, अब सुनो 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 सुनो, जब गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया ना, तो गवर्नमेंट को पता था ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि पेयर और पेई जेके से प्रवीण सेटिंग कर लेंगे तो मेरे पास तो टैक्स आएगा ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल जेके शाह क्लासेस हर महीने मुझे सैलरी देने से पहले मेरा टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराता है, बराबर है। बोला था 50,000 दूंगा, देता 45 ही है। 50,000 देखे चेक ही सालों हो गए मेरे को। तो मैं अपने बॉस को ब्लैकमेल नहीं करूंगा कि बॉस तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जरूरी है कि मैं जरूरी हूं। वो आता है लेक्चर, निर्मू आती तेरे को लेक्चर लेने। आज के बाद अगर मेरा टीडीएस काटा ना तो रेजिग्नेशन ले, ऐसे तो हर कोई ब्लैकमेल करेगा। और अगर जेके शाह फिर पेयर किसकी बात मानेगा, पेई की, क्योंकि मैं, अरे हाँ की ना। तो गवर्नमेंट ने मालूम एक दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने कहा जेकेसी को, सुन जेकेसी तेरे लिए 50,000 क्या है बाबू, एक्सपेंस, तो तू अपनी बुक्स में क्या लेगा, एक का खर्चा दूसरे की इनकम है ना, तो टैक्स तो प्रवीण का है, तेरे को क्या मिलने वाला है, अरे उसके लिए खर्चा है ना। तो बोलता है तो जेकेसी के ऊपर क्या बर्डन में, अगर तूने प्रवीण को टीडीएस बिना काटे पैसा दिया तो साला तुझे भी डिडक्शन नहीं दूंगा, इसे नो डिडक्शन का रूल है। सर एक मिनट क्यों, अब सुनो इससे क्या होगा। अगर जेकेसी ने प्रवीण के साथ सेटिंग कर ली कि जा खुश रहे, गवर्नमेंट मेरे लिए जरूरी नहीं है, तू जरूरी है, तेरे को आज क्या तेरा टीडीएस नहीं काटूंगा, तो गवर्नमेंट अगर वो टीडीएस नहीं काटे बिना मेरे को पैसे देगा ना, तो जेके शाह क्लासेस को 50,000 का अपनी बुक्स में डिडक्शन, तो जेके शाह की इनकम ज्यादा दिखेगी तो जेके शाह को टैक्स भरने को आएगा। मतलब अगर पेयर ने पे का टैक्स नहीं काटा तो उसके पॉकेट से टैक्स जाने वाला है। नहीं समझा, तो गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया, अब कोई भी पेयर किसी भी पे के साथ सेटिंग करेगा नहीं। कोई अपना नुकसान करवा के दूसरे का फायदा क्यों करेगा। तो जेकेसी बोलता है भाई तेरा टीडीएस काटना पड़ेगा, काम करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, क्योंकि तेरा नहीं काटा तो मेरा कट जाएगा टीडीएस। अरे यार नहीं समझा, अरे ऑल ऑफ यू, अरे लॉजिक समझा नाउ। तो देखो अब रूल आपको समझेगा। नाउ द रूल इज, लिसन, एनी पेमेंट मेड विदाउट डिडक्टिंग, अगर टीडीएस को बिना काटे किसी भी पेयर ने पे किया तो उसको डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो टीडीएस काटना जरूरी है। लॉजिक समझा। अब लिसन, अब मैं कुछ टेक्निकल चीज लिख रहा हूं। इफ पेड टू रेसिडेंट, अगर आपने टीडीएस बिना काटे रेसिडेंट को पे किया तो 30% एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। कितना नॉट अलाउड होगा, हाँ बट 70% अलाउड रहेगा, 70% एक्सपेंस अलाउड है, ये संभाल लेना। तो अगर मान लो कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, मैं टीडीएस काटना भूल गया ना, तो मुझे 70% अलाउड होगा खर्चे का, 30% नॉट अलाउड। मतलब सर, मतलब मान लो मैं पेयर एंड यू आर द पेई,
मुझे आपको 1,00,000 रुपीस का पेमेंट करना है, मैंने पूरे 1,00,000 पेमेंट कर दिया, मैंने आपका टैक्स नहीं काटा, तो मेरे लिए 1,00,000 खर्चा है, तो मुझे पूरा 1,00,000 का नहीं, मुझे सिर्फ 70,000 का डिडक्शन मिलेगा, और कितने का नहीं मिलेगा? 30% एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नॉट अलाउड। होप यू अंडरस्टूड। 70 मिल जाएगा, कितना नहीं मिलेगा? 30%। अगर किसको पे किया तो रेसिडेंट। पर अब सुनो, अगर आपने किसी नॉन रेसिडेंट को पे किया, इफ पेड टू, मतलब आपने इंडिया के बाहर पे किया किसी फॉरेनर्स को और टीडीएस काटना भूल गए, तो इनकम टैक्स कहता है 100% एक्सपेंस नॉट अलाउड। कितना एक्सपेंस नॉट अलाउड? 100%। तो नॉन रेसिडेंट को पे करने पे 100% नॉट अलाउड होता है, लेकिन रेसिडेंट को पे करने पे 30% नॉट अलाउड होता है खर्चा। अरे ऑल ऑफ यू, ये है वो 7 एक्सपेंडिचर जो आपको कभी भी टैक्स के बीच में कभी भी आ जाए, ये याद रहना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस थ्योरी को नहीं बताऊंगा, इसे देखो, पहली सारी चीजें इंट्रोडक्शन में अपना बेस परफेक्ट कर लो, बराबर? हाँ, ऑल 7 एक्सपेंडिचर्स लिखा गया? अरे नहीं लिखा? अरे लिखा? कॉपी कर लो, जो लोग कर रहे हैं फटाफट कर लो कर लो। जूम करो। अरे समझा नहीं समझा? ऑल ऑफ यू श्योर? चलो अब सुनो 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 सुनो, प्लीज सुनना नाउ, बस 10 मिनट्स मोर एंड देन उसके बाद लेंगे एक जंबो ब्रेक। नाउ लिसन 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 लिसन, अब सुनो, पूरे इनकम टैक्स में वी विल गोइंग टू हैंडल ओनली 2 थिंग्स, इनकम, एक्सपेंडिचर, बराबर? इनकम को अगर आप हैंडल करोगे तो इनकम के साथ 2 इफेक्ट, क्या क्या? आइदर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट होगा तो कौन से सेक्शन में? 10। अगर आप पूरे इनकम टैक्स में जब भी एक्सपेंडिचर्स देखोगे, आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए, क्या? आइदर डिडक्शन और नो डिडक्शन, बराबर? टोटल 7 एक्सपेंडिचर्स हैं जिसका पूरे इनकम टैक्स में कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहला, एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंस। दूसरा, एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू विनिंग इनकम। थर्ड, unreasonable amount paid to relatives. Fourth, expenses paid in cash above 10,000. Fifth, illegal expense. Sixth, income tax, बराबर? income tax paid, बराबर? और चौथा, any payment made without deducting TDS. अगर रेसिडेंट को पे किया 30% एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, और अगर नॉन रेसिडेंट को पे किया 100% एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, बराबर? ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं ना, मैं रेस कर देता हूं, खुद ही सॉल्व कर लूंगा खुद का डाउट। सर ये 30 और 70 का क्या लॉजिक है? गाइस, इनकम टैक्स में अगर टैक्स लगता है तो व्हाट इज द हाईएस्ट स्लैब? बस उतना ही नॉट अलाउड होगा। अरे समझा, घुमा फिरा के हम स्लैब पे ही आते रहेंगे। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा सर, ये 7 एक्सपेंडिचर को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंसेस का क्या? इनकम टैक्स कहता है बाकी ऑल एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड, तो डिडक्शन है ना, ऑल रिलेटेड एक्सपेंडिचर अलाउड है। ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस आर अलाउड। होप यू अंडरस्टूड गाइस। नहीं समझा? ऑल ऑफ यू ये पक्का समझा? श्योर। तो ये हुआ 5 डेफिनेशंस, बराबर? बेसिक ऑफ इनकम टैक्स कंप्लीट होने वाला है। नाउ सुनो सुनो सुनो, हमने 5 डेफिनेशंस पढ़े, पर्सन, असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर एंड इनकम। इनकम का ट्रीटमेंट, कोई डाउट है? अरे श्योर, ऑल ऑफ यू। चलो अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, दैट इज हेड्स ऑफ इनकम, बराबर? चार्जिंग सेक्शन तो बता दिया ना? ना ये कॉपी नहीं किया अभी तक? करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कर लो कर लो। ओके, तो अब चलते हैं
सेक्शन 14 पे, बराबर, दैट इज कॉल्ड हेड्स ऑफ इनकम्स। अब सुनो ये क्या है ना, हेड्स ऑफ इनकम्स क्या है, यही तो एक्चुअल इनकम टैक्स है गाइस। आपको पता है पूरा इनकम टैक्स एक्ट 5 हेड्स में डिवाइडेड है। इन हाउ मेनी हेड्स? 5 हेड्स। द होल इनकम टैक्स एक्ट इज डिवाइडेड इन 5 हेड्स। लेकिन ये 5 हेड्स होते क्या है, क्यों डिराइव किए गए, क्यों डिफाइन किए गए, ये कंसेप्ट आया क्यों, सुनो आराम से। लिसन 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 लिसन, पूरा का पूरा टैक्स एकदम इंटरकनेक्टेड है, आराम से सुनना। मैंने आपसे कहा इनकम टैक्स पे टैक्स ऑन इनकम है, बराबर है। आप दुनिया की कोई भी इनकम कमा लो आपको टैक्स लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदा, एक पर्सन कितने टाइप की इनकम कमा सकता है, तो अगर आप लिस्ट बनाने जाओगे ना तो लिस्ट विल बी एंडलेस। बना लो, बराबर है। कौन सी इनकम कमा सकते हैं? सैलरी, रेंट, चलो हाँ सैलरी इनकम, रेंट इनकम, और प्रोफेशनल सर्विसेज इनकम, चलो, और बोलो। ये कैपिटल गेन मेरे को नहीं समझता, ये बहुत टेक्निकल हो गया, मेरे को लेवन वाली बात करो। हाँ चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, बराबर है, ठीक है, और बोलो। हाँ, जमीन बेच के प्रॉफिट कमाना, और विनिंग इनकम, लॉटरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, हाँ कि ना, शेयर्स पे डिविडेंड कमाना, बराबर। बर्थडे पे गिफ्ट्स मिलते हैं, गिफ्ट भी एक इनकम होती है, ठीक है ना। और कोई इनकम? गाइस मैं ऐसा बोलूं, लिस्ट एंडलेस है, लिस्ट इज एंडलेस। अग्री करते हो? अब इनकम टैक्स बोलता है यार इनकम जितनी लिस्ट बनाएंगे उतनी कम है, लेकिन तो फिर मैं इसको कहां पे, इसकी बाउंड्री कहां बनाऊं? तो मालूम है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आप दुनिया की कोई भी इनकम कमा लो, हमारी नजरों में देयर आर ओनली 5 कैटेगरीज ऑफ इनकम, बराबर। कितनी कैटेगरीज ऑफ इनकम है? 5, बराबर ना। और उन्होंने सारी दुनिया की इनकम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि तुम दुनिया की कोई भी इनकम कमा लो, उसको कोई, उस इनकम को कोई भी नया इंग्लिश नाम दे दो, वॉट एवर नेम यू गिव, इट डजंट मैटर, बराबर। हमारी नजरों में देयर आर ओनली 5 ग्रुप्स ऑफ इनकम। वो है फर्स्ट हेड, उसे हम हेड्स ऑफ इनकम्स कहते हैं, और उन्होंने हेड्स को डिफाइन किया सेक्शन 14 में। पहला सैलरी इनकम, दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन्स, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम टैक्स कहता है मेरे लिए सिर्फ देयर आर ओनली 5 कैटेगरीज ऑफ इनकम, जिसे हम क्या कहेंगे? हेड्स। अब मालूम है ये जो हेड्स है ये अपने आप में 5 चैप्टर है, और ये 5 चैप्टर खत्म होते ही आपका 60% सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, बराबर, ऑल ऑफ यू। लेकिन ये हेड्स क्या है, क्यों है, ये सब हम पढ़ेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, ठीक है ऑल ऑफ यू। इसको हम डिटेल लेने वाले हैं पर ब्रेक के बाद लेंगे।